अभी तक पूरे सेशन में एक जो वे फॉरवर्ड आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी चलते रहे और हम लोग भी चलते रहे, लेकिन अब ये डेड एंड था आपका लास्ट AITS। उसके बाद का वे फॉरवर्ड आपको दिया ही नहीं गया था। तो आज का जो रिव्यू मीट है वो इसीलिए है कि आगे का आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाए और आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट हो जिस पे आप आंख बंद करके चल पड़े और उसी को बढ़िया से फॉलो करते चले जाओ। सेकंड थॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जितने भी पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं प्लीज नोट कर लें। और ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ना रिव्यू, ये एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट का लेवल 2 है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर शुरू किया था, वो लेवल 1 था और उसमें हमने 30-32 बच्चे लिए थे। जो बहुत ज़्यादा हमने रिजल्ट को नाप तौल कर और उसको फिल्टर करके नहीं लिया था। थोड़े बच्चे उस हिसाब से भी थे जो हमने रिजल्ट को फिल्टर करके लिए थे और कुछ बच्चे मतलब टीचर्स की रिकमेंडेशन पर भी हमने लिए थे। तो कुल मिलाकर वो 30-32 बच्चे थे। उन पे हमने ये प्रयोग करना शुरू किया और उनमें से 3-4 बच्चे होंगे जो सेलेक्ट नहीं हुए। बाकी बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए कि वो सभी सेलेक्ट हो गए थे। तो इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं अपनी उस मैकेनिज्म को लेकर, अपने उस एक्सपेरिमेंट को लेकर। और जाहिर सी बात है, जब वो लेवल 1 था तो फिर किसी भी एक्सपर्ट की निगाह से देखोगे, जब चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन इससे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अगर 2 किंगडम नहीं आता ना तो कार्ल वूस 6 किंगडम भी दे नहीं पाते। तो वो अलग बात है कि हमारा जो लास्ट ईयर का था उसमें हमने खुद ही जब उसको फॉलो किया ना, तो हमने खुद जब अपना रिव्यू किया था तो खूब हमारी मीटिंग गर्म रहती थी कि हमारी तरफ से ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, पूछो मत। खूब सारे हम लोगों ने कमियां निकाली अपने ही उस लेवल 1 में। और ये जो हमने लेवल 2 शुरू किया, और जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना तो अपने हिसाब से वो बेस्ट ही होता है, क्योंकि उससे आगे का दिमाग चलता ही नहीं है। जितना चल रहा है उतना ही तो करेंगे। तो लास्ट ईयर जब हम लेवल 1 कर रहे थे तब भी हम बहुत खुश थे कि अब इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से बेस्ट है। पूरा जो हमारा सबका अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ है सारे टीचर्स का, वो हम उसको फॉलो कर रहे थे और बहुत खुश थे। हमें मतलब शुरू से लगता था कि सारे हो जाएंगे और लगभग हो भी गए सारे। तो इस समय जब हमने ये लेवल 2 बनाया, उसको बहुत सारा इम्प्रूव किया हमने, और जो जो कमी हमें लगी हमारे दिमाग से, हमारी यूनिट के हिसाब से, वो हमने ठीक की है। और हम फिर बहुत खुश हैं कि अभी इसको जो फॉलो करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका इंप्रूवमेंट होगा। अगर वो सिलेक्शन के लायक नहीं है तो हो जाएगा, अगले 3 साल लायक नहीं है तो अगले साल लायक हो जाएगा, और अगर सिलेक्शन के लायक है तो उसको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और अगर वो अभी डिजर्व करता है एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज तो डेफिनेटली उसको एम्स मिलेगा, और अगर वो एम्स के लायक है तो उसको दिल्ली एम्स मिलेगा। इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। तो इस पूरी मैकेनिज्म का एक जो सोल टारगेट है वो इंप्रूवमेंट है। मतलब एक शब्द में अगर बोलना चाहें तो इंप्रूवमेंट है। अब वो इंप्रूवमेंट हर बच्चे का अपना ग्रे एरिया होता है, और हम चाह कर भी हर बच्चे के पर्टिकुलर नीड्स तक नहीं जा सकते। तो कहते हैं ना टेक्सोनॉमी में कि अगर हर स्पीसीज तक पहुंचना है तो क्लासिफिकेशन करो। तो हमने खूब क्लासिफिकेशन किया, जितना क्लासिफाई कर सकते थे हमने ग्रुप्स बनाए। उनमें 400 वाला भी बनाया, 500 वाला भी बनाया, 600 वाला भी बनाया। और ये ग्रुपिंग हमने इसीलिए की, आप जानते हैं ना टेक्सोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है।
जिससे हम हर स्पीसीज तक पहुंच सकें, तो हम हर बच्चे तक पहुंच सकें, जो कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेकिन पैरेलली हर बच्चे को और हमारी जो यूनिट है उसको सबको ये मान के चलना होगा कि हर माता पिता ये चाहता है कि पूरा सिस्टम लग के हमारे बच्चे को करो, और ये एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, क्योंकि हम भी एज ए गार्जियन कहीं जाते हैं अपने बच्चे के लिए तो हम भी यही चाहते हैं। भले ही ये एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है, इसको भगवान भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो जितना हर बच्चे तक पहुंच सकें उसके लिए जितना कुछ किया जा सकता है वो हम लोग कर भी रहे हैं, और जहां कोई कमी आएगी ना तो वो हम उसको पूरा भी करेंगे, अभी कोशिश पूरी करेंगे। तो ये जो इंप्रूवमेंट का टास्क है वो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता जब चारों चीजें ठीक ना हो। गाड़ी ठीक चले उसके लिए चारों पहिए होने बहुत जरूरी हैं। उन चार पहिए में से एक आप हो, एक आपके पेरेंट्स हैं, एक आपके टीचर्स हैं, और एक वो इन्वायरमेंट है जो आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है, जिसे ना टीचर्स जानते ना आपके पेरेंट्स जानते। और आप इकोलॉजी इस समय पढ़ रहे होंगे सभी बैचेस में लगभग, तो जानते हैं इन्वायरमेंट वो चीज है जो आपका जीन बदल दे। इकोटाइप पढ़ा होगा आपने। इन्वायरमेंट वो चीज है जो आपका जीन बदल दे। जीन मतलब डेस्टिनी बदल दे। डेस्टिनी वो जो आप लिखा के लाए थे, लिखा के वो लाते हो जो बर्थ के समय डीएनए आपको मिलता है। तो जो डीएनए आपको बर्थ के समय आपके पेरेंट्स ने दिया है उसमें भी चेंज आ सकता है उस एनवायरमेंट से जो आपने सेलेक्ट किया अपने लिए। हम नहीं जानते एज ए टीचर आपने अपने लिए कौन सा एनवायरमेंट सेलेक्ट किया, उसमें कैसे लोग हैं। पेरेंट्स भी नहीं जानते कि वो एनवायरमेंट कैसा है, आपने अपने लिए क्या एनवायरमेंट सेलेक्ट किया, उसमें 2 दोस्त हैं या 4 हैं या 10 हैं या 20 हैं, या वो कैसे हैं। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने अपने लिए क्या एनवायरमेंट चूज किया है, जो कि होगा आपके साथ। पेरेंट्स और टीचर्स तो लाइफ लॉन्ग आपके बेस्ट वेल विशर्स होते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और टीचर्स के लिए एक लाइन में एक्सप्लेन मैं कर दूं, क्योंकि आपके ग्रोथ से हमारी ग्रोथ जुड़ी हुई है। आप अगर कहीं फर्स्ट आते हैं तो हम अपने आप फर्स्ट आ जाते हैं, और आप कहीं अगर जरा सा भी थोड़ा सा भी डिफीट आपको मिलता है तो वो हमें ही मिलता है, तो फिर लोग हमें भी तुरंत सुनाते हैं। तो हम इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा हमारी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है ग्रोथ, हमारी पूरा हमारा 1 साल की मेहनत सब कुछ आपके भरोसे होती है। लेकिन एक फैक्टर जो निकल के आ रहा है कि आपने जो अपना इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो प्लीज उसको भी आप अपना ध्यान देना कि उसमें ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि एंजाइम पढ़ाते समय आपको बताया गया होगा कि अगर बहुत अच्छा फ्रेंड है तो वो आपका समय खाता है, और अगर बुरा फ्रेंड है तो आपका स्कोप खत्म करता है। अच्छा फ्रेंड है तो आपका समय खत्म करता है, और अगर बुरा फ्रेंड है तो आपका स्कोप ही कम करेगा। वो आप यहां तक जा सकते हैं तो अब यहीं तक जाएंगे, और बुरे दोस्त पकड़ लो तो अब यहीं तक जाएंगे। तो फ्रेंड सर्कल जितना कम से कम हो उतना अच्छा, और अगर जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा। इस प्रोजेक्ट को हमने आगे का जो वे फॉरवर्ड है उसको नाम दिया है सिनर्जी, क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता अगर इन 4 पहियों में से कोई भी कमजोर हुआ। आप कमजोर हुए तो भी नहीं होगा, हम लोग कमजोर हुए तो भी नहीं होगा, पेरेंट्स कमजोर पड़ गए तो भी नहीं होगा, और वो इन्वायरमेंट जिस पे नजर नहीं है हमारी एज ए टीचर और पेरेंट्स की, वो इन्वायरमेंट भी अगर कमजोर आपने सेलेक्ट कर लिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हमने सिखाया उसे डिफ्यूज किसने किया। अगर वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं हुआ तो हमें और पेरेंट्स को यह पता ही नहीं चलेगा कि जो अच्छे अच्छे सजेशंस टीचर ने दिए उनका हुआ क्या। और समटाइम्स आप भी बहुत मेहनत करते हो और लास्ट में पता चलता है कि यार जितनी हमने मेहनत की उसका हमें मिला नहीं रिटर्न, तो उस मेहनत का हुआ क्या। टीचर्स अपनी जगह सही, पेरेंट्स अपनी जगह सही, बच्चा अपनी जगह सही, रिजल्ट नहीं आया, किसी को पता नहीं हुआ क्या। कौन खा गया वो रिजल्ट? एनवायरमेंट।
तो सिनर्जी इसलिए मैंने लिया जिससे आपको वो सारे एंगल बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं दिखा सकूं कि ग्रोथ या इंप्रूवमेंट या यूं कहें आपकी कृपा कहां कहां लटकी हुई है। तो 4 फैक्टर आप अपना ध्यान दे लो, आप, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स और आपका इन्वायरमेंट। यहां ना आपके टीचर्स को आपको सिखाने की जरूरत है क्योंकि पेमेंट आपने दिया है सीखने के लिए, पेरेंट्स को भी सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है। तो उन 2 जगहों से निश्चिंत रहो आप, वो अपना अपना रोल बखूबी प्ले करेंगे, वो जानते हैं, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी। आपको केवल 2 एंगल पर काम करना है, एक खुद पर और एक अपने इन्वायरमेंट पर। बी वेरी क्लियर, 2 ही चीजें हैं जिन पर आपको काम करना है, एक आपको खुद पर और एक अपने इन्वायरमेंट पर, और वो आपके हाथ में है। आपने कहां बनाया, किसको बनाया, या किस किस फैक्टर को आपने अपने इन्वायरमेंट में शामिल किया है अदर देन टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो सिनर्जी का पर्पस यह है कि सारे लोगों की एनर्जी जब कोऑर्डिनेटेड होगी तब होगा 1 और 1 11 वाला असर। और कौन सा असर चाहते हो आप, 1 और 1 2 या 1 और 1 11 वाला? 1 और 1 11 वाला होता है, इफेक्ट होता है। आप जे शेप्ड ग्राफ या तो पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे, जिसमें क्लियर कट एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये पता है कि ये बहुत तेज होता है, लेकिन जिनको ये मालूम है कि ये बहुत तेज होता है उनको भी नहीं मालूम कि ये कितना तेज होता है। जिनको मालूम है कि ये तेज होता है, ये बहुत तेज फेनोमेना है, जे शेप्ड 2 to 4 to 8 to 16 to 32 to 64, मालूम है कि ये बहुत तेज है। उसके लिए कहानी भी एनसीईआरटी ने दी कि एक मंत्री, राजा ने बोला अपने मंत्री से कि मेरे साथ चेस खेलो, तो मंत्री ने बोला कि नहीं खेलेंगे, हार गए तो क्या पता आप क्या करो। तो राजा ने बोला टेंशन मत लो, अगर हार गए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए और अगर जीत गए तो जो चाहिए वो दूंगा। बस मंत्री यही चाहता था। उसने बोला फिर तो खेलूंगा। राजा ने पूछा क्या चाहिए, मंत्री ने बोला कि बस चेस में 64 स्क्वायर होते हैं, एक में 1 गेहूं का दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, बस हुजूर ऐसे ही डबल करते चले जाना 64 तक, अगर मैं जीत जाऊं तो गेहूं को उतने दाने दे देना बस। राजा को लगा कि राजा से यार इतना छोटा भी नहीं मांगना चाहिए, मांगो भी आप सामने वाले का कद देख के। राजा बोला चलो ठीक है, इसमें तो क्या चाहिए तुझे, और वही हुआ जिसका डर था। राजा शर्त हार गया, और शर्त के लिए जो गेहूं दांव पर लगे थे दाने, राजा के राज्य का सारा गेहूं खत्म हो गया, लेकिन फिर भी शर्त पूरी नहीं कर पाया वो राजा। ये ग्रोथ इतनी तेज होती है जिसका अंदाजा राजा भी नहीं लगा पाया कि 64 स्क्वायर में बस दाने ही तो देने। तो 1 और 1 11 वाला रिजल्ट तभी निकलेगा जब ये चारों एंगल की एनर्जी आपको मिले और कोऑर्डिनेटेड मिले। तो टीचर्स पर आपको काम नहीं करना, पेरेंट्स पर आपको काम नहीं करना, आपको 2 ही फैक्टर्स पे काम करना है। आपको ये 1 और 1 11 वाले परिणाम डेफिनेटली मिलेंगे, और ये बहुत टफ प्रोसेस नहीं है। बात सिर्फ इसको फॉलो करने की है कि आप कितना जुडिशियसली इसको फॉलो करते हो। सो प्लीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनो और पॉइंट्स आप नोट करते रहना। ये नीट, ऑब्वियसली नीट 2022 का टारगेट है। बार बार मनीष सर डे 1 से बोल रहे हैं। मनीष सर हैं? मनीष सर छुट्टी पर है। मनीष सर बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि अब अगला जो इवेंट होगा उसमें जो टॉपर्स होंगे वो हमारे खुद के होंगे। 9 मई से ये प्रोग्राम शुरू करने का सोच रहे हैं हम लोग। तो जो हमने प्रोजेक्ट में डेट ली है वो 9th of May ली है, और ऑब्वियसली 17 के बारे में आप परिचित हैं। 9 मई इसलिए ली है क्योंकि हर तरह से फिट है। हम लोग साइंस के साथ साथ थोड़ा न्यूमरोलॉजी पर भी ध्यान देते हैं। 69 डेज का पूरा प्रोजेक्ट है। 9 6 15, 5 और 1 6, ये सबसे शुभ नंबर है मेरा।
60 वर्किंग डेज हैं इसमें और 9 संडेज हैं। आपको थोड़ा बताते चलूं, 3, 6 और 9 ये एक ही फैमिली की डिजिट्स होती हैं। देख लें आप एवरेज, अब उसी पे नजर जाएगी आपकी। एवरेज दिन में 12 घंटे का काम आपको करना होगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बार बार आके बोलते हैं कि इसको मालूम सब है सर, ये पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं। तो फिर ऐसे केसेस में हम लोग चाह कर भी क्या करेंगे जहां पर आप रिक्वायर्ड वर्क ही नहीं कर रहे। और उस दिन विजय शंकर मेहता जी भी ये बोल के गए थे कि अब वो जमाना चला गया जो 5-6 घंटे काम करके और आप 12 घंटे आराम करते थे। अब आप 13-14 घंटे काम करें तब आप 5-6 घंटे आराम कर सकते हैं। तो 12 घंटे आपको काम तो करना ही होगा। संडेज इस बीच में जो भी आएंगे आप बिल्कुल हाफ कर लें उसे। आधा संडे जो है, चाहे फर्स्ट हाफ चाहे सेकेंड हाफ, आप कंप्लीट रिलैक्स करें, पढ़ाई लिखाई की बात न करें ना सुने, हाफ डे। और हाफ डे फिर अपना प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं। तो अब आगे कल वाला संडे छोड़ के, क्योंकि ये अप्लाई हो रहा है मंडे से, मंडे को है 9th, तो मंडे से अब आप इसको फॉलो करना शुरू कर देना। एकदम जितना विश्वास करके फॉलो करोगे उतना बढ़िया नतीजा निकलेगा, क्योंकि मंदिर बहुत लोग जाते हैं, दुआ उन्हीं की कबूल होती है जो पत्थर में भगवान देखते हैं, बाकी सब तो जाके लौट आते हैं। तो आप जितना अच्छी तरह से इसको फॉलो करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आपका निकलेगा। टोटल 720 आवर्स, ये आवर्स में मैंने कैलकुलेशन आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि हेड ऑफिस हमारा जो पढ़ाने के लिए हमें आवर शेड्यूल देता है, आपको बताऊं जानकर आपको हैरानी होगी, 150 घंटे मिलते हैं पर सब्जेक्ट हमें। 150 घंटे, 150 आवर्स फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स। तो टोटल 600 घंटे का तो सिलेबस है जो पढ़ाने में लगता है टीचर्स को। तो अभी भी ये 720 आवर्स हैं। देख कैलकुलेशन कर लो, 3, 6 और 9 निकलेगा सम। आगे चलें। और ये सब कुछ हमने नहीं किया, आप भी जानते हैं ये नहीं हो सकता था इतना सब। देख लो अब निकलता जा रहा है अपने आप। आपका लास्ट जो आउटकम होगा, डेफिनेटली ये जो मीटिंग्स हैं उसके बाद भी एक मीटिंग और होगी लास्ट में रिजल्ट के बाद, तो वो सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आज जो आपको बोला जा रहा है उसमें जितने घंटे आपको बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, उनका आपने किस तरह इस्तेमाल किया है। बस यही डिफरेंस क्रिएट करेगा कि आपने जितने अवेलेबल आवर्स हैं उसका कैसा उपयोग किया, आपने क्या किया उन घंटों में। ये एक ब्रीफ हमने शेड्यूल बना दिया है आपके लिए, आप जल्दी जल्दी से देख लो इसे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज सर से और विकास सर से, ये पूरा शेड्यूल राजीव जी आप दोनों के साथ शेयर कर लेंगे। इस शेड्यूल में जो जो टेस्ट दिया हुआ है उस टेस्ट का क्या सिलेबस है, इस शेड्यूल में क्या क्या जो भी टेस्ट दिए हुए हैं वो टेस्ट कब होने हैं, किसके लिए वो ऑफलाइन है, किसके लिए वो असाइनमेंट है, सिलेबस क्या है, दिन क्या है, किसको किस रूम नंबर में बैठना है, किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए रिलैक्स है। ये इसको जुडिशियसली इंप्लीमेंट कराएंगे विकास सर और मनोज सर। अभी एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग आपके पूरे सेशन की देख लेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की, केवल और केवल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की। उनमें टॉप के जो बच्चे होंगे 5-10 वो ले लेंगे, प्लस जो जिन्होंने 700 से ऊपर स्कोर किया है किसी भी टेस्ट में उनको ले लेंगे, और प्लस 10-15 के लिए ओपन रखेंगे कि जो जैसे जैसे वो अच्छा करते चले जाएंगे उनको पिक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 लॉट हैं, पहला सभी बच्चों का, दूसरा 400 to 600 का, और तीसरा टॉप 30 का। जो भी डिलीवरेबल्स हैं, जो जो सर्विसेज हैं, अब बीइंग अ टीचर हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि कोई सर्विस हम इसे दें और इसे ना दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेमेंट्स। उन्होंने क्या फीस दी वो टीचर से नहीं मतलब है, हम लोगों से। हमें जो भी सजेशन देनी हम सबको देंगे, सभी बच्चों को एक जैसी गाइडेंस, एक जैसी सजेशन। बस ये है कि वो किस तरह से फॉलो करते हैं वो उनका अपना है। 18 मई को मैं थोड़ा इससे आगे चलता हूं, पहले इसका समरी बता दूं फिर डिटेल पे आते हैं। हमने टोटल जो आपके डेज हैं अभी बचे हुए उनको 5 फेज में डिवाइड कर दिया है। फेज 1 में 7 दिन आते हैं, दूसरे फेज में 21 दिन का है, तीसरा फेज 26 दिन का है,
चौथा 15 दिन का है और पांचवा और लास्ट फेज 6 दिन का है। जो पहला फेज है 7 दिन का है, वो मंडे से शुरू होगा, 15 मई तक होगा। और उस फेज का केवल एक ही टारगेट है कि 15 मई तक आप अपना सिलेबस कंपाइल कर लें। और ये ऑब्वियस सी बात है उन्हीं बैचेस के लिए है जो बैचेस अर्ली बैचेस हैं। मोस्टली बैचेस 15 तक खत्म हो रहे हैं, बहुत ही कम बैचेस हैं जो 30 तारीख तक जा रहे हैं। वो RM19 है, उसको 20 जून कर दिया है मैंने आगे। बाकी आई थिंक सभी बैचेस 15 मई तक कंपाइल हो रहे हैं। अब चूंकि ज्यादातर बच्चों का 11th बहुत वीक रहता है, 12th में बच्चे बोर्ड की वजह से प्रिपरेशन ज्यादा करते हैं, ये इन जनरल है। इसीलिए हम लोगों का ये अप्रोच रहता है कि जब भी बच्चा रिपीटर में आएगा तो हम 11th को उसको बहुत ज्यादा प्रिपेयर कराएंगे, क्योंकि जनरली बच्चों का 11th बहुत वीक होता है। बोर्ड के प्रेशर में बच्चा 12 ज्यादा प्रिपेयर करता है। तो हमने 11th खूब लंबा खींचा और 12th सप्रेस हो गया। तो उसके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हम बच्चे को एक बार 12th जल्दी से और रिवाइज कराएं। उसके लिए पहले फेज में जो 9 मई से 15 मई का है, इसमें तो हमने आपको बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। 15 तारीख तक आप अपनी थ्योरी पहले बहुत अच्छी तरह पूरा कर लीजिए। उसके बाद जो ये दूसरा फेज है 21 दिन का, ये प्योरली डेडिकेटेड होगा। आप 12th को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। आप 12th को एक बार फिर से रिवाइज कर लें तो आप देखो 12th सिलेबस के 4 टेस्ट हैं। 12th को 2 हिस्से में डिवाइड किया है हमने, आधा पहला और आधा दूसरा, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो जो 2 टेस्ट हैं वो फर्स्ट हाफ वाले होंगे और जो 2 टेस्ट हैं वो सेकेंड हाफ के होंगे। मतलब आप 12th का फर्स्ट हाफ का टेस्ट दें, फिर एनालिसिस करें, जो कमजोर रह गया फिर वही सिलेबस का दें आधा 12th। उसके बाद सेकेंड हाफ आएगा 12th का, वो टेस्ट दें, एनालिसिस बनाएं, जो कमजोरी रह गई फिर पढ़े, फिर उसी सिलेबस का दोबारा दें। तो 12th को 2 टुकड़ों में तोड़ा है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ के 2 टेस्ट सीक्वेंस में, उसके बाद सेकेंड हाफ के 2 टेस्ट सीक्वेंस में, और ये पूरे 21 दिन आप 12th को देंगे, क्योंकि 12th सप्रेस हो गया है। ठीक है जी। इस पूरे 21 दिन में 4 टेस्ट जो 12th सिलेबस के हैं वो तो सभी ने देने हैं, लेकिन 12 फुल सिलेबस भी होंगे। इसका मतलब फुल सिलेबस टेस्ट भी आपके इनॉग्रेशन हो जाएगा इसी फेज से। फुल सिलेबस टेस्ट केवल और केवल, ध्यान से सुनना, फुल सिलेबस टेस्ट का इंट्रोडक्शन यहीं से हो रहा है फेज 2 से। केवल और केवल ऑफलाइन में वही लोग देंगे जो 400 से 600 वाले ग्रुप्स के हैं। फुल सिलेबस ऑफलाइन केवल उन्हीं को देने को मिलेगा जो 400, 500 और 600 वाले ग्रुप्स में है, और ऑब्वियसली टॉप 30 को तो सारा देना ही देना होगा। हाँ, अब यहां पर यह नहीं आना चाहिए कि किसी बच्चे को हम कोई सुविधा नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, टेस्ट का जो टाइमिंग होगा उसी टाइमिंग पर 1 मिनट पहले सभी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर वो पेपर आ जाएगा। जो बच्चा चाहे अपना पेपर दे, 3 घंटे बाद आंसर सीट आ जाएगी। सभी बच्चों के पास ये स्कोप होगा कि वो एनालिसिस करें। लेकिन ये 400, 500 और 600 वालों के लिए कंपलसरी होगा कि वो ऑफलाइन दे। बाकियों के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि वो ऑफलाइन दे, लेकिन टेस्ट, आंसर सीट, सारी फैसिलिटी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होगी, वो तुरंत आ जाएगा। फेज 3 26 दिन का है, 6 जून से 1 जुलाई तक चलेगा ये। इसमें फिर एक बार यूनिट टेस्ट है 11th और 12th के। ये सभी बच्चों को देने, A to Z 16 टेस्ट यूनिट टेस्ट हैं। इसमें 11th का भी है यूनिट टेस्ट और 12th के भी हैं यूनिट टेस्ट। तो ये 16 टेस्ट हैं, लेकिन इसी फेज में 8 टेस्ट फुल सिलेबस के भी हैं। फेज 3 जो 13 दिन का है वो 2 जुलाई से 14 जुलाई तक है। इसमें फिर से 11 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, और ये 11 फुल सिलेबस टेस्ट ऐसे हैं जो सभी बच्चों को ऑफलाइन देने हैं। ये फेज 4 वाला है, सभी बच्चों को ऑफलाइन देना है। फेज 5 केवल 3 दिन का है, 15 से 17 जुलाई का। तो आप समझ गए होंगे कि लास्ट में
एग्जाम के ठीक पहले आपको जो जो सजेशन दिए जाने होते हैं उसके लिए है ये फिनिशिंग टच, जिसमें हमने 2 दिन लिए हैं अपने लिए, 15 और 16, और 16 को तो सभी वैसे ही निकल जाते हैं लगभग 16 की मॉर्निंग में या 15 की इवनिंग में। तो 15 तारीख को आप अपना जो लास्ट रिव्यू है वो 15 तारीख को है, 15 जुलाई को। अब मैं फिर इससे पीछे चल रहा हूं, अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखो फेज 2, 3, 4 अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा, क्योंकि टोटल 5 फेजेस हैं। ये जितना रेड वाला पोर्शन है ये वो टेस्ट हैं जो कोटा में ही प्रिपेयर होंगे, विकास सर और मनोज सर को प्रिपेयर करवाने हैं। रेड वाला जितना भी पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसके टेस्ट कोटा में ही प्रिपेयर होंगे, आप लोगों को प्रिपेयर करवाने। हर पेपर जो भी प्रिपेयर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, कोई भी पेपर जो प्रिपेयर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो देखो 18 मई को 12th का पहला फर्स्ट हाफ को डे लगा हुआ है और ऑफलाइन टेस्ट है, सभी को देना है, 18 मई को लगा हुआ है। उसके बाद देखो फुल सिलेबस शुरू हो गया और फुल सिलेबस केवल 400 से 600 वाला ग्रुप और टॉप 30 को देना है। पहला फुल सिलेबस कब है? 19 मई को। फुल सिलेबस सभी के लिए कंपलसरी नहीं किया है मैंने, फुल सिलेबस कंपलसरी हो गया है किसके लिए? शुरू से ही 400 से ऊपर वालों के लिए जो ग्रुप हमने बनाए थे। और शीतल जी अभी भी कुछ बच्चे अगर उन ग्रुप्स में नहीं आए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको फटाफट जोड़ लो, क्योंकि ये फिर वो सर्विसेज में उनमें फिर बाद में वो बोलेंगे कि हमें मिला नहीं। फुल सिलेबस शुरू हो रहा है 19 तारीख से, मतलब ये हुआ कि 400 से 600 वाले जो ग्रुप बने हुए हैं उनको वो टेस्ट भी देने हैं जो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और उनको फुल सिलेबस भी डे 1 से देने हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन 400 से 600 वाला जो ग्रुप है उनको ऑफलाइन देना कंपलसरी है, बाकियों के लिए ऑफलाइन देना कंपलसरी नहीं है, वो घर बैठकर अपना टेस्ट दें। तो 2 यूनिट टेस्ट, पहले यूनिट टेस्ट के बाद 2 फुल सिलेबस टेस्ट हो गए, उसके बाद फिर अगला वही सिलेबस 12th वाला फर्स्ट हाफ का फिर आ गया जो सभी को देना है। उसके बाद फिर देखो फुल सिलेबस आ गया, फुल सिलेबस लगातार ये फुल सिलेबस है। उसके बाद 12th का सेकेंड हाफ का टेस्ट आ गया 28 को, समझ आ रहा है आपको? उसके बाद उसी सिलेबस का 12th सेकेंड हाफ फिर आ गया ये 31 मई को। और जब भी ये 12th वाला टेस्ट आएगा उस दिन सभी का होगा, सभी का। और जिस दिन फुल सिलेबस का आएगा उस दिन केवल ऑफलाइन केवल किसका होगा? 400 से 600 वालों का, और बाकी सबको वो पेपर व्हाट्सएप पर मिलेगा। बात समझ आ गई है? गुड। अब रेड के बाद जो टेस्ट ब्लैक में लिखे हुए हैं ब्लैक फॉन्ट से, वो टेस्ट हेड ऑफिस से बन के आएंगे। मींस फाइनल टेस्ट सीरीज जो आई है, फाइनल टेस्ट सीरीज, उसमें जितने टेस्ट बच्चों को दिलाने होते हैं उतने ही टेस्ट हमें मिलते हैं एज एन असाइनमेंट। तो डबल हो गई आपकी फाइनल टेस्ट सीरीज। तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये सारे टेस्ट हमें हेड ऑफिस से मिलेंगे, और ये जितना रेड में है, तो ये बच्चों आपको ही केवल एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें अपनी यूनिट को भी करना है कि कितने टेस्ट हमने यहां बनाने हैं और कितने टेस्ट हेड ऑफिस से आएंगे। आप लोगों को एक एक डिटेल मैं खुद बता दूंगा जहां कोई कंफ्यूजन होगा। बस इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि इन बच्चों को समय से बहुत पहले इनको डेट, टाइमिंग, सिलेबस, ऑफलाइन है या कंपलसरी नहीं है, असाइनमेंट है या ऑफलाइन कंपलसरी है, टोटल डिटेल इनको टाइमली जाती रहे। और आप लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं ये कोचिंग वाले, उनको मार्क कर लीजिए टॉप पर, जिससे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आगे चलूं बच्चों? ये कुल मिलाकर 51 टेस्ट हैं, टोटल जो टेस्ट हैं वो 51 है, और ऑलमोस्ट हर दिन है लगभग। आप देख सकते हो जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन रिव्यू लगा हुआ है, देख लो आप। जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन रिव्यू है, आप देख लें। शुरुआत में 2 रिव्यू हमने संडे लिए हैं, उसके बाद सारे रिव्यू हमने सैटरडे लिए हैं। और ये सारा डिटेल आपको टीचर्स मंडे को आपकी क्लासेस में एक्सप्लेन कर देंगे।
ये मैं आपको समझा चुका हूं, टोटल 5 फेजेस में डिवाइड किया, फेज 1 2 3 4 एंड 5। अब इंस्ट्रक्शंस फॉर फेज 1, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, आप अपना शेड्यूल फॉलो करें। बस केवल और केवल पहले फेज के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि प्लीज थ्योरी में जो गैप है उनको आप पहचाने और उन गैप को भरें। थ्योरी में बहुत सारी हो सकता है आपकी क्लासेस मिस हुई हो, तो जो भी आपने क्लास मिस की है, जो भी हुआ है थ्योरी में, आप अपने जो भी गैप रह गए उनको पहचान लें और उनको भरें। बस यही फेज 1 का टारगेट है। और फेज 1 कब से कब तक है? 9 मई से 15 मई तक। गुड। इंस्ट्रक्शंस और फेज 2 आपको मैंने फिर बता दिया कि सबसे बड़ा टारगेट क्या है फेज 2 का? 12th सिलेबस को रिवाइज करना। गुड। इंस्ट्रक्शंस और फेज 3, फेज 3 में मैंने आपको बताया था कि यूनिट टेस्ट भी हैं और फुल सिलेबस भी है। तो इसमें जो टारगेट है वो क्या है? थ्योरी को रिवाइज करना, टेस्ट देना, एनालिसिस करना, इंप्रूवमेंट काम करना और प्रैक्टिस करना। अब यही आगे टास्क रहेगा पूरा, इसका एक एक चीज मैं बता रहा हूं। फेज 3 से यही काम आपका आगे चलेगा, रिवाइज करना, टेस्ट देना, एनालिसिस करना, इंप्रूवमेंट के लिए स्लॉट लेना और प्रैक्टिस करना, और फिर अगले दिन यहीं से शुरू। फेज 4 में भी यही इंस्ट्रक्शंस रहने, अब जितने भी दिन आगे टेस्ट देंगे यही इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। फेज 5 जो लास्ट है ना, विल बी नोटिफाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। उस समय जो हमारा रिव्यू होगा, उसी रिव्यू में मैं प्रेजेंटेशन ले लूंगा कि लास्ट के 3 दिन हम सबने क्या करना है। इज इट ओके? गुड। टेस्ट शेड्यूल की जो डेट है वो क्लैरिटी से दे दी गई है। टेस्ट शेड्यूल जो फेज 2 में है, जिसमें मैंने कहा कि 12th में 18 मई को होगा 12th फर्स्ट हाफ, 21 मई को फिर होगा 12th फर्स्ट हाफ, फिर 28 मई को होगा 12th सेकेंड हाफ, और 31 को फिर से होगा 12th सेकेंड हाफ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि चीजें क्लियर हो जाए। पहला फर्स्ट हाफ 12th का 2 बार है, 18 को और 21 को। फिर 12th का जो सेकेंड हाफ है वो भी 2 बार है, 28 को और 31 को। उसके बाद टेस्ट शेड्यूल फेज 3 का वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। मैंने थोड़ा हल्का हल्का बताया आपको, इसमें यूनिट टेस्ट भी हैं और फुल सिलेबस भी है। टेस्ट शेड्यूल फेज 4 का भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें भी प्योरली इसमें कौन से टेस्ट हैं? फुल सिलेबस हैं। अब आ जाते हैं थ्योरी से, एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में बच्चों क्लास नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना। बार बार टीचर्स ने ये बात बोली होगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम लोग सोचते हैं फिर बोल दें। मॉड्यूल कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, अदरवाइज केवल और केवल क्लास नोट्स और एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। प्लीज आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। टेस्ट की जहां तक बात है, टेस्ट आपका 2 से 5 हुआ करेगा, 2 to 5 हुआ करेगा, 3 घंटे का टेस्ट होगा। 2 मिनट भी आप गेट पर अगर लेट होंगे तो एंट्री आपको नहीं होगी। एक बार अगर इंस्टीट्यूट की बेल बज गई है तो आपको एंट्री नहीं होगी। प्लीज कोऑपरेट करना, मुझे फोन मत करना कि सर एंट्री करा दो, क्योंकि नीट में अगर हुआ तो फोन मुझे भी करके क्या करोगे। तो प्लीज ये जो जितना हमारा सारा ये प्रिपरेशन है वो इसलिए है कि हम आपको एक्चुअल नीट आने से पहले 51 बार नीट दिला लें, 51 टाइम्स नीट दिला लें, तो फिर आपके लिए ऐसे एक दिन नीट भी हो जाएगा। आप भाव ही नहीं दोगे अगर 50-51 बार टेस्ट दे लिए। तो प्लीज हमें फोन ना करें, और इनफैक्ट किसी भी टीचर को ना करें कि सर हमें एंट्री दिला दो। एक बार बेल लग गई गेट से आपकी एंट्री नहीं होगी। प्लीज इसको नोट कर लेना शीतल जी। एनालिसिस फेज 1 शुड बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट। जैसे ही 5 बजे आपका टेस्ट कंपाइल हो, आपको सबसे पहले एनालिसिस बनानी है। वन शुड प्रिफर ऑफलाइन टेस्ट। जिन लोगों को आप ऑफलाइन के लिए बोला जा रहा है, उन लोगों के लिए अलग से कोई थाल सजेगा नहीं, उन लोगों के अलग से कोई आरती नहीं होगी। अभी इसको फाइनल मान लें कि जिनको ऑफलाइन बोला गया उनको ऑफलाइन ही देना चाहिए। We will provide the answer sheet on all the WhatsApp groups immediately after the test. उसके बाद एनालिसिस फेज 1 आप कैसे बनाओगे, आपको बार बार बोला गया, मैं फिर बता दूं। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद तब तक पानी भी नहीं पीना चाहिए जब तक एनालिसिस बन ना जाए, क्योंकि टेस्ट से ज्यादा जरूरी है एनालिसिस फेज 1। कैसे बनाते हैं देख लो आप, सैंपल हमने दिया है, टोटल मार्क्स आपके कितने आए, टोटल छोड़े कितने आपने, टोटल गलत कितने गए,
3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन से क्वेश्चन छूटे, कौन से क्वेश्चन गलत गए, कौन सा सब टॉपिक था और क्यों गलत गया या क्यों छूटा। मालूम है सबको? टेस्ट एनालिसिस बनाना टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं बनाते तो मेरा सजेशन है वो टेस्ट आप मत दो। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टेस्ट सीक्वेंस में प्लीज इसे फॉलो करना। हमारे 2 बहुत अच्छे बच्चों ने इसे फॉलो नहीं किया था लास्ट ईयर। हम सब सिखा सिखा के हार गए। लास्ट में उन्होंने पहले फिजिक्स कर लिया और अपना भी खा गए वो, और एक बच्चे का और रिजल्ट खाया उन्होंने, और इंस्टीट्यूट का तो खैर हमारी ग्रोथ तो खा ही गए। और बहुत टॉपर्स में से 2 बच्चे थे। तो प्लीज पहले बायो करें, उसके बाद इनऑर्गेनिक करें, फिर ऑर्गेनिक करें, फिर फिजिकल केमिस्ट्री करें, फिर फिजिक्स का करें। ये एक कॉमन बच्चे के हिसाब से बनाया गया ट्रेंड है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा, इसमें टाइमिंग भी बहुत क्लैरिटी है। बायो में जितने क्वेश्चन होते हैं उससे आधा समय आपको लेना चाहिए, और ये टोटल हमने 180 के हिसाब से, चूंकि पूरी प्रिपरेशन चल रही है, 3 घंटे के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन चल रही है, तो टाइमिंग भी हमने केवल 3 घंटे के हिसाब से डिवाइड किया है। तो वो 3 घंटे 20 मिनट के हिसाब से नहीं किया है। जितने बायो में क्वेश्चन होते हैं आधा समय लगना चाहिए, जितने केमिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं उतना ही समय लगना चाहिए, और जितने फिजिक्स में क्वेश्चन होते हैं उसका 1.5 गुना या 1.25 गुना समय लगना चाहिए। तो बायो में 50 क्वेश्चन 45 मान के चलो, आधा समय लो आप, 45 मिनट में करो। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन है तो उतना ही समय लो, केवल पर क्वेश्चन 1 मिनट लगाना, और फिजिक्स में उससे 1.5 गुना समय करीबन देना होता है। कभी भी किसी क्वेश्चन के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं करना, उसको दिल पे नहीं लेना है, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। किसी भी एक सवाल को अगले राउंड के लिए आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज पूरा एग्जाम पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। आप 1 साल डिले हो सकते हैं जरा से ईगो के चक्कर में। आप किसी भी क्वेश्चन को बिना मतलब उसको ज्यादा भाव ना दें। अगर वो आपको भाव नहीं दे रहा है आप तुरंत ये डिसीजन लें कि हम भी आपको भाव नहीं देंगे। ऑलवेज अंडरलाइन एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल द ऑप्शंस। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी 4 ऑप्शन, क्वेश्चन में एक एक शब्द को बहुत जल्दी जल्दी अंडरलाइन करें। चारों ऑप्शंस के सभी शब्दों को बहुत जल्दी जल्दी अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने की आदत अगर पड़ गई तो लास्ट में ये नहीं बोलोगे ओ शिट, फिर बोलते हैं लास्ट में आके सर सिली मिस्टेक हो गई। सिली कुछ नहीं होता, केवल मिस्टेक होती है। आप अपने पापों पर वो सिल्वर फॉइल चढ़ाते हैं सिली बोलकर, ये केवल बिना मतलब के एफर्ट्स हैं, कोई आपको माफ नहीं करता। इनफैक्ट आप खुद भी नहीं कर रहे हैं, आप दिखावा करते हैं सिली जैसे वर्ड्स यूज करके। 1 साल डिले करा देगा ये सिली बोलना अगर आपने नहीं छोड़ा। तो सिली कब छूटेगा? जब सिली जैसी हरकतें ना हो। आप उसकी पूरी तैयारी शुरू से ही करके रखें। हर क्वेश्चन के सारे शब्द और चारों ऑप्शन के सारे शब्द उनको बहुत जल्दी जल्दी अंडरलाइन करें। इतना सौम्यता से अंडरलाइन ना करें कि 3 घंटे 20 मिनट के बजाय 3 घंटे 50 मिनट का पेपर हो, तो लास्ट में आप अंडरलाइन करते हुए मिले और इन्विजिलेटर चला जाए, पता चला आप अंडरलाइन कर रहे थे क्योंकि सर ने बोला था। हाईलाइट द स्पेसिफिक वर्ड्स। जब भी आप अंडरलाइन कर रहे हो तो जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कई बार करेक्ट क्या है, कई बार इनकरेक्ट पूछ रहा है, कई बार हाउ मेनी पूछ रहा है, प्लीज उसे हाईलाइट करें, बहुत ज्यादा हाईलाइट करें, नहीं तो लास्ट में फिर वही ओ शिट, पूछा गया करेक्ट, जवाब दिया है इनकरेक्ट के हिसाब से। कभी भी चारों ऑप्शन को पढ़े बिना कभी भी आप बिल्कुल भी आप आंसर मार्क ना करें। कल एक पेरेंट्स आए थे, अपने बच्चे की बात इतनी ध्यान से उन्होंने सुन ली। 2 बच्चों ने लड़ाई की होगी, ऑब्वियसली बच्चा अपने ही साइड रखेगा। इतना गर्म हो गए, नीचे आके बोल रहे हैं दूसरे वाले को आप निकाल दो। रात में मुझे फोन किया कि सर ये दूसरा वाला जो बच्चा है उसने कट मार दिया मेरे वाले बच्चे को, तो आप प्लीज इसे कल निकाल देना, नहीं तो हम खुद देख लेंगे। मैंने कहा मैं भी आपसे मिलना चाहूंगा। मैंने कहा जाओ कल। आ गए, फुल फॉर्म में थे। तो मैंने बोला कि ये ठीक नहीं है, ये कैसा जजमेंट है जो आपने दूसरे बच्चे से सुना ही नहीं कि हुआ क्या था। ठीक आपकी जगह मेरे पापा होते तो अभी रूपानी चप्पल आती थी,
आधी मेरे पे तोड़ देते कि झगड़ा हुआ ही क्यों। और आप आए हैं इस बच्चे की तरफ से लड़ने, आगे आपका बुढ़ापा खराब होना तय है लगभग, इतना भी वेटेज नहीं देना चाहिए। दूसरे बच्चे की सुने बिना जजमेंट, उस बच्चे के भी माता पिता दिल्ली में हैं, आप तो यहीं रहते हो, उस बच्चे को सीधे ही जजमेंट सुना दिया कि देख लूंगा तुझे अगली बार बोल दिया मेरे बच्चे से। तो ये इस तरह की हरकतें तो बड़े लोग करते हैं। अगले दिन, और उस बच्चे के माता पिता अगले दिन, अगले पेरेंट्स वो दिल्ली से वापस आए बेचारे, अगले दिन ही दिल्ली से, जिस पे डांटा उन्होंने, जबकि मैंने उसी की साइड ली जिसके पेरेंट्स नहीं थे। मैंने कहा आप अपने सुर नीचे करें, क्योंकि आपको तो तमीज ही नहीं है। जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है आप उसको गालियां नहीं दे सकते, पहली बात तो दे ही नहीं सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हैं आप। लेकिन जिसके पेरेंट्स नहीं है उसके पेरेंट्स बनो आप। और ये बच्चों का झगड़ा है, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत टूटे फूटे क्या हुआ, हम तो बहुत टूटे फूटे थे, बच्चे ऐसे ही ग्रो करते हैं, इतना संटी होने की क्या जरूरत। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2 बच्चे थे, दोनों से पूछना चाहिए था। 4 होते तो चारों से पूछना चाहिए था, तब जजमेंट देना चाहिए था। कई बार आप भी वही करते हो, एक ही ऑप्शन देख के अपना जजमेंट दे देते हो। 4 ऑप्शन है, चारों को जब तक आपने सीरियसली सुना नहीं, बावजूद इसके कई बार जज के घर के पड़ोस में ही झगड़ा होता है, जज को मालूम होता है गलती किसने की, लेकिन चूंकि 4 एक्यूज्ड हैं तो चारों को मौका दिया जाएगा ऑफिशियली, चारों से बात सुनी जाएगी ठंडे दिमाग से, ऑफिशियली ही जजमेंट आएगा, भले ही ये मालूम हो, डे 1 से मालूम हो कि क्राइम किया किसने। सिमिलरली भले ही आपको मालूम है कि आंसर ये है, फिर भी आप चारों ऑप्शन को उतने ही तत्परता, उतने ही कंसंट्रेशन से, ध्यान से पढ़ें जितना आप जानते हो ना जिस ऑप्शन को कि ये आंसर है, उतना ही भाव आप सभी ऑप्शंस को दें। फाइनल जजमेंट बिना चारों को सीरियसली, जुडिशियसली, चारों को बिना तोले मोले आप जजमेंट ना दें। वो जो बोलते हैं ना पहला प्यार भूलता नहीं है, ये वही है। पहला थॉट जनरली करेक्ट होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप रिजिड हो जाएं, लेकिन ये सच है, समाज में किसी से भी बोलोगे वो यही कहेगा कि पहले की तो बात ही अलग होती है। तो फर्स्ट थॉट जनरली करेक्ट होता है। प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना आप क्वेश्चन करते समय। ये देखो इनको मजे आ गए। बस मुझे मालूम था कि आधे घंटे काम की बात हो चुकी है, एक लॉट ऐसा जरूर होता है जो बोर होने लगता है। Don't indulge yourself in long calculations if you are in, leave it for next round. कभी भी 2 ही चीजें ऐसी हैं जिनमें लंबे कैलकुलेशन आते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा फिजिक्स। लंबे कैलकुलेशन में प्लीज अपने आप को ना डालें। अगर लंबा कैलकुलेशन है तो डॉट 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 हो तुम, क्योंकि लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते नहीं है। अगर कहीं पर भी आप लंबा जा रहे हैं इमीडिएटली छोड़ दें उसे, और थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दें उसे। मतलब ये नहीं फिर शुरू हो गए, नहीं नहीं नहीं, आप इमीडिएटली उसे छोड़ ही दें, कुछ और करें, थोड़ी देर बाद वापस आए। लंबा है कैलकुलेशन तो गलत जा रहे हैं आप, क्योंकि लंबे होते ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं आते। ये देखो जो मैंने कहा था कि क्या लॉजिक है पहले बायो करने का, उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स करने का। तो ये है लॉजिक। हमेशा इजी से स्टार्ट करें, इजी से मॉडरेट, उसके बाद डिफिकल्ट पे जाएं। और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो इजी वाला कर लेते हो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, जितना चौड़े होते हो आप, उस कॉन्फिडेंस, उस एक्स्ट्रा एनर्जी से थोड़ा और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है, फिर और कॉन्फिडेंस आता है, फिर और वाला डिफिकल्ट थोड़ा और इजी हो जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा किया तो लहू लुहान होके आना तय है। ठुके पिटे बर्बाद वापस आ रहे हैं कि सर प्लीज बचा लो, पापा से बात कर लो प्लीज। बहुत सारे आते हैं रिपीटर के, जब बैचेस स्टार्ट होते हैं, पापा प्लीज, सर प्लीज मम्मी से बात कर लो पापा। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं करता। और टीचर्स से भी मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल नहीं करो। इसने गलती करी है, इनको मानना चाहिए अपने पेरेंट्स के सामने, सीधा सरेंडर करो आप कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, और उनको कन्विंस करो। कन्विंस हो तब आप मेरे पास आओ। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं भी, और आपके बिहाफ पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आप जो गलती करें उसको बाद में आपको कमिट करना पड़ेगा
अदरवाइज अगर उस स्थिति से आपको बचना है तो फिर वहां नहीं पहुंचे आप। ये सीधा सीधा डिसरेस्पेक्ट हुआ था इस लाइन का, क्या नाम था उसका, निखिल, निखिल अपना भी बर्बाद किया, बजाय 690 700 का बच्चा 620 पे लटक गया था। 680 690 ऐसे चल रहे थे, 620 पे जाके सेटल हो गए। वो क्या सेटल हो गए, हमें भी सेटल करा दिया वहीं। कई बार सारा कुछ अच्छा करते करते लास्ट में एक थॉट आ जाता है शाम को कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या ये ठीक है? तो ऐसे लोग जो विचित्र लोग हैं, ऐसे लोग भी ध्यान दें जो बहुत सही काम करते करते भी कंफ्यूज रहते हैं लास्ट में कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। प्लीज आप अपने आप पर भरोसा करें। लास्ट में अगर आपका मन करे कि ये भी गलत, 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 तो प्लीज वहां पर वो क्वेश्चन नहीं गलत है, आप गलत हैं। मास में कभी भी चेंज ना करें आंसर्स लास्ट में। अगर मास में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपका माइंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर आप अपने पीछे किए हुए किसी काम से संतुष्ट ही नहीं है तो बहुत बड़ा आपको बैठ के सोचने की जरूरत है। तो फिर आप कर क्या रहे थे इतने समय से, सालों से, महीनों से, दिनों से? होना तो यह चाहिए कि कभी भी पीछे देखूं तो पछतावा ना हो, और वो तभी हो सकता है जब आप 100% रहें, हर समय फॉर्म में रहें। हाथ लगाओ, जैसे छुई मुई नहीं, मुरझा जाती है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स में, हाथ लगाओ डेसेंस हो जाता है। तो धीरे 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 मैं भी चाहता हूं सारे बच्चे ऐसे हों। एक बार बोला जाए उठो, खटाक से खड़े हो जाएं, हाँ जी बताओ क्या है। बार बार बोलते हैं बेटा उठ जाओ उठ जाओ, बोलते हैं मम्मी 2 मिनट। हमारे पापा खटिया पलट देते थे। अब क्या करो, उठो। तो बहुत जल्दी क्विकली चीजें होनी चाहिए, और ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए ना कि शाम को अफसोस हो कि ये मैंने क्या किया। तो फिर आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके डिसीजन क्यों नहीं लेते? और जब तक आप कोई आश्वस्त नहीं है अपने किसी डिसीजन के लिए, तब तक आप डिसीजन लेते ही क्यों हैं? अगर आप क्विकली अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते तो होल्ड करें, आप तब लें जब वो सही हो, क्योंकि टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे साथ देवेश बैठा है, कितना ही प्रेशर बना ले, मैं डिसीजन नहीं लेता जब तक मैं खुद ही आश्वस्त नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि डिसीजन स्लो, मुझे बहुत शौक है फटाफट फटाफट रिप्लाई देने का, लेकिन ऐसी चीजों में रिप्लाई नहीं जिसके लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है वो वेंडर बदल देता हूं। पूछ लो देवेश से कि नहीं तेरे से तो काम ही नहीं कराना क्योंकि तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो आप ऐसा टिक ही क्यों करें कि लास्ट में आपको इकट्ठा बदलने की जरूरत पड़े? तो बच्चों, कभी भी लास्ट में मास चेंज करना नहीं है, वो गलत होगा अगर आप करेंगे। एक आध क्वेश्चन चेंज करना लगे तो कर लेना, लेकिन सच बताऊं जब बाहर निकल के आओगे तो क्या बोलोगे आप? ओ शिट, क्योंकि फर्स्ट थॉट इज जनरली करेक्ट। ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, अगर कई बार क्वेश्चन आता है ऑप्शन बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, या आता है बोथ ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, हम टीचर्स का जनरली ये मानना है कि ऐसे ऑप्शन जनरली करेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप रिजिड हो जाएं, लेकिन हमारी बात को ध्यान में रखना। और ये चीजें जो सिखाई जा रही हैं वो आपको रुक कर एक बार दोबारा सोचने के लिए बोला जा रहा है कि अगर ऑप्शन आता है बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट तो जनरली वो लाइन वो सही होता है, या आता है बोथ ऑफ दीज आर इनकरेक्ट तो जनरली वो सही होता है। अगला देख लें, अगर आता है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट या ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट तो जनरली वो करेक्ट होता है। एक बार रुक कर सोचें जरूर। मैं ये नहीं कह रहा आप जाते ही उसे टिक कर दें, क्योंकि इसीलिए मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं आज। For theoretical questions, elimination strategy is considered as best. जो theoretical questions हैं अपने बायो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक और फिजिकल और फिजिक्स में जो रेक्टिफिकेशन वाले फॉर्मूले हैं वो चीजें, इन चीजों के लिए बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन दिखा खटाक से टिक, क्वेश्चन दिखा टिक, दिखा टिक, ये टिक 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 टॉक हो जाते हैं लास्ट में। तो ये प्लीज इनको
आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। कौन सा क्वेश्चन? बहुत इजी वाले। और बहुत इजी क्वेश्चन कितने आते हैं? 70 to 80%। बहुत इजी 70-80% क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। वो एक भी अगर गलत हो तो बहुत ज्यादा दुखता है। वैसे दुखता तो कोई भी गलत हो तो है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन गलत हो, जो तुमको आता है और गलत हो जाए, वो बहुत ज्यादा दुख देगा आपको। वो कैसे बोलोगे आप, और कौन तुम्हारी मानेगा कि ये तुमको आता था? कोई नहीं, केवल दो, आप और हम टीचर्स। और हमारी भी कोई नहीं मानेगा आपकी तरह। बोलेगा तुम दोनों मिले हुए हो, न तुमने कुछ पढ़ाया न तुमने कुछ पढ़ा। एक प्लेन में सारे टीचर्स बैठे, तो अनाउंसमेंट हुआ कॉकपिट से कि बधाई हो आप सभी टीचर्स को, ये प्लेन आपके एक स्टूडेंट ने बनाया है। ये सुनते ही सारे टीचर्स पैराशूट लेके कूद गए कि भैया फिर तो मुझे यात्रा नहीं करनी इससे। प्रिंसिपल शान से बैठा था। तो जो पायलट थे वो पूछने आए कि आप क्यों बैठे हो? बोले मुझे पूरा भरोसा ये स्टार्ट ही नहीं होने वाला। तो जब कहीं कोई फेलियर होगा तो आपसे ज्यादा गालियां हमें मिली हैं, ये भारत में होता है। तो ये सारी प्रिपरेशन प्लीज आप डे 1 से करते हुए चलें। और हम चाहकर भी कितने बड़े स्मार्ट हो, आपकी फेलियर को अपने से टीचर्स अलग नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। करते तो हैं, हम भी ट्राई मारते, पढ़ता नहीं था, सुनता नहीं था, अरे आता ही नहीं था, हमने टोका भी था, याद करो, लेकिन कोई सुनता नहीं इन बातों को। हम ट्राई तो खूब करते हैं कि आपकी फेलियर से खुद को अलग कर सकें, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि कोई नहीं सुनता। जितना झूठा लोग तुम्हें मानते, उससे बड़ा ... उससे बड़ा हमें। तो प्लीज ये सब ध्यान रखो, आप गलती ना करें। और वो जो छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको आते हैं, तभी माना जाएगा कि आपको आते हैं जब वो सही जाएंगे। हर क्वेश्चन जो गलत गया, पूरी सोसाइटी यही मानेगी कि वो आपको नहीं आता है। मैं गवाही दूंगा तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारा हो रहा है। तो वही सही माना जाएगा जो जितने सवाल आपके सही जाएंगे। तो दिल कब ज्यादा दुखेगा? जब वो गलत होंगे जो आते हैं। 70-80% सवाल आसान आते हैं, और इसमें लास्ट ईयर भी 2-3 बच्चे रिपीट करना पड़ा उनको, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में जाते जाते सीक्वेंस फॉलो किया। लास्ट में फिजिक्स आई, समय बचा हुआ था, लेकिन वो रेडियो स्टेशन की तरह एक एक स्टेशन सुनने लगे। पहले उन्होंने पूरी फिजिक्स के सारे सवाल अटेम्प्ट करने से पहले ये देखे ही नहीं कि इसमें से 25 तो आंख बंद करके हो सकते हैं, इतने इजी थे। उन्होंने देखा ही नहीं, शुरू से शुरू किया और 10, 12, 15 क्वेश्चन करते करते समय समाप्त, क्योंकि वो सीक्वेंस में हो सकता है सारे टफ क्वेश्चन उन पहले करने लग गए। तो आपको पहले इजी करने चाहिए, बार बार ये बोला जा रहा है। और प्लीज हल्के सवाल, थ्योरेटिकल सवाल सारे सही जाएं, उसके लिए और आप ये मत सोचो कि क्या सही है, ये सोचो कि ये तो नहीं होगा, काट दो। फिर 3 बचे, फिर एक मिलेगा आपको, ये भी नहीं होगा, 2 बचेंगे। इज द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। फिर आप देखो कि इन दोनों में से कौन नहीं होगा, उसको काटो, और जो बचे फिर दिमाग लगाओ कि क्या ये सही है, अब हो या नहीं हो, वही आंसर है। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी हमेशा फ्रूटफुल होती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। इससे कभी भी कोई ऑप्शन आपका मिस नहीं होगा। आप कंपलसरी है कि चारों ऑप्शन देखकर ही डिसीजन लेंगे। तो एलिमिनेशन बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। कौन से क्वेश्चंस के लिए? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए और इजी क्वेश्चंस के लिए।
बायो में आज की डेट में कट ऑफ बहुत ऊपर जा चुका है। SC ST या कहीं भी जहां पर भी माइलेज है, सबके लिए ये कंपलसरी है कि बायो के सारे क्वेश्चन किए जाएं। हर बच्चे के लिए आज की डेट में यह कंपलसरी है कि बायो के 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं, और 4-5 सवाल अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप अगले राउंड के लिए उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन बायो में आपको टारगेट यही बनाना होगा कि 100% क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, बायो आपको पूरा करना होगा। सिमिलरली विद केमिस्ट्री, कोशिश आपको यही करनी होगी कि आप जनरल SC ST OBC जो भी हैं, आपको केमिस्ट्री भी कोशिश करनी होगी कि आप पूरी करें। थोड़े 2-4-5 सवाल नहीं आ रहे हैं तो आप अगले राउंड के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ट्राई करना होगा आपको कि सारे सही हो, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री ही आपको बहुत बड़ा बेस दे देंगे। फिजिक्स में मैं इन्हें देखो, ये नहीं लिखा कि आपको 50 करने हैं, मैंने ये लिखा है कि पढ़ने पूरे हैं। दो चीजें जो मिस करते हैं आप, मैंने वही लिखी हैं केवल। एक, पढ़ने पूरे हैं, और शुरुआत कहां से करनी है? इजी से करनी है प्लीज। और जितने करने हैं वो तो बच्चे को मालूम होता है कि वो किस लेवल का स्टूडेंट है, उसको कितने करने, तो कितने करने ही आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो 400 से 600 वाले ग्रुप के बच्चे हैं उनको तो सारे ही करने होंगे, 2-3 1-2 जो छोड़ के। लेकिन ये दो चीजें जरूरी हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले सारे क्वेश्चन पढ़ें, और स्टार्ट कहां से करें? इजी से। OMR ये वही एक चौथा पहिया जो इन्वायरमेंट है, जिसका किसी को अता पता नहीं है, और तीनों बैठकर कई बार सोचते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट को सब मालूम होता है लेकिन बताता नहीं है। वो पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा मिसगाइड करके रखता है लास्ट में कि हमने मेहनत तो सर पूरी की थी, आप तो जानते हो। टीचर भी जानता है कि हाँ मेहनत तो देखो इसने की थी। पेरेंट्स बोल, अब समझ नहीं आता पेरेंट्स को कि करें तो करें क्या। टीचर भी उसी के साइड में, बच्चे ने की भी है, लेकिन टीचर को यह पता होता है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपका इन्वायरमेंट खराब था। आखिर वो चीजें डिफ्यूज हुई कहां जो पॉजिटिव एनर्जी आप में डाली गई? पेरेंट्स ने डाली, आपने भी डाली, टीचर्स ने भी डाली, तो वो एनर्जी डिफ्यूज कहां हुई? डेफिनेटली आपके अपने इन्वायरमेंट ने डिफ्यूज की। उसी तरह का उतना ही इंपॉर्टेंट इशू है ये OMR, जो लोगों की नजर में नहीं है, पेरेंट्स की निगाह में नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई लिखाई। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट का मैनेजमेंट है ये। अगर ये खराब हो गया तो सारी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, सब खराब हो जाती है लास्ट में। कंप्लीट योर पेपर एंड OMR एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर। उन बच्चों, वो बच्चे कभी टॉप नहीं आते, वो बच्चे कभी एम्स नहीं जाते जिनका OMR इन्विजिलेटर को छीनना पड़ता है। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइमलाइन दी गई है 5 मिनट उससे पहले आपको काम करना होगा, कंप्लीट करना होगा। जो लोग टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, टाइमलाइन की नहीं करते, वो एब्सोल्यूट सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। अपनी पूरे कैलिबर में जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, वो छोटा हो जाएगा। तो भैया कृपा करके टाइमलाइन का ध्यान रखें। और कैसे पता चलेगा कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो? आप इन्विजिलेटर को अगर छीनना पड़ गया तो फिर आपका टाइम वो ठीक नहीं है मैनेजमेंट। आपको 5 मिनट पहले ही सब कंपाइल करके रखना पड़ेगा। टाइम की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, और पहले से ही प्रिपरेशन प्लीज आप करके रखें, छीनना ना पड़े। OMR की सारी डिटेल कम से कम 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि लास्ट में ऐसे बहुत केस आते हैं, फिर वो शर्माते हैं। मैं पूछता हूं क्या हुआ OMR में, गलत क्या हुआ बताओ तो। नहीं सर गलत हो गई सर। जानते हो क्या गलत हो? पापा के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी, या अपने नाम की स्पेलिंग गलत। तो कैसे बताएं, किस मुंह से बताएं कि पापा की स्पेलिंग गलत हो गई, या अपने नाम की गलत हुई, या रोल नंबर गलत लिख के आ गए? बस इतना बोल के अपना काम निकालना चाहते हैं कि सर OMR में थोड़ा पूछो, देखना। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि जानते हैं आप जान के क्या करो, फिर उसके बाद क्या बोलोगे।
आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तो बताते ही नहीं। तो ये शर्मनाक है अगर ओएमआर में आप ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। प्लीज ध्यान दें इस बात पे, ओएमआर सबमिट करने से पहले एटलीस्ट 2 बार आप एक एक क्रेडेंशियल चेक करें, इज इट करेक्ट, वो पूरा बढ़िया से ठीक चेक करके तभी आप उसको रखें, सबमिट करें। ओएमआर के सर्कल ये देख लो, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नेवर फिल ऑल द सर्कल्स इन लास्ट। ये बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और ये प्रचंड गलत है, बहुत बड़ी गलती है ये। ओएमआर एक साथ भरना क्राइम है और सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर तो है ही सही, आपके मेंटर्स के ऊपर भी कि आपको गाइडेंस रत्ती भर भी नहीं मिली। तो ये भैया मेरी गलती ना आए इसलिए आज हम लोग बता रहे हैं आपको, ओएमआर या तो पेज वाइज भरते चले, एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज भरें, या तो एक पेज क्वेश्चन कर लें ओएमआर भर लें, और फिर हद से हद अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो बायो कर लें ओएमआर भर लें, केमिस्ट्री कर लें ओएमआर भर लें, फिजिक्स कर लें ओएमआर भर लें। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि सारा बचा हुआ ओएमआर आप लास्ट में भर रहे हैं और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ कि एक भी नंबर स्किप हुआ, फिर आप पूछोगे कि सर अगले साल की फीस में रिबेट कितना है। हम तो सर एक सकाशियन है, तो मैं बता दूं आपसे और ज्यादा पैसे लूंगा अगले साल में। एक्स सकाशियन को डिस्काउंट की बजाय 10,000 फालतू लेंगे, ये अपनी आगे की प्लानिंग है। गलती करी क्यों? आप आना इधर ही यार, नहीं करूंगा मैं ऐसा। प्रैक्टिस टू राइट रोल नंबर इन वर्ड्स, शब्दों में लिखना होता है आपको रोल नंबर को, करोड़ों में आता है रोल नंबर, प्लीज वो लिख लिख कर देख लें, नहीं तो करोड़ को लाख 10 लाख लिख के आओगे आप। ओएमआर बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज डोंट टेक इट कैजुअली। ये आ गया आपका दिन का शेड्यूल, बहुत बार बार आप आते हो, कई बार मैं उसको रूट कर देता हूं, अनिल सर की तरफ चले जाओ, मनोज सर के पास चले जाओ। आज देख लो आप, ये जो आर शेड्यूल है, ये जो शेड्यूल आपको दिया जा रहा है, एक्चुअली ये अब जो आपको फाइनली जो बायोलॉजिकल क्लॉक चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है आपको एक्चुअली, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं, पूछना जरूरी है, कई बार लगता है कि हम अकेले ही तो नहीं हैं। तो एक्चुअली क्या है, आपको 2 से 5 पेपर देना है, और किस स्टेटस में आप पेपर देना चाहते हो, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर या एवरेज एनर्जी लेवल पर? हाईएस्ट एनर्जी लेवल। हाईएस्ट एनर्जी लेवल ब्रेन का तब होता है जब आपको जगे हुए लगभग 4 साढ़े 4 घंटे हो जाए। आपका हाईएस्ट एनर्जी लेवल तब होता है जब आपको जगे हुए लगभग 4 साढ़े 4 घंटे हो जाएं। इसका मतलब आपको 10 बजे के आसपास अपना काम शुरू करना होगा, तब जाकर आप 2 बजे के आपकी जो एनर्जी है वो पीक पर आएगी। तो आपकी एनर्जी पीक पर हो जब 2 बजे आए, तो अभी तो आपको नींद आती होगी कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे सुस्ताने लगते होंगे, कुछ की आंखें झपकने लगती हैं, अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। तो अभी इनका बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम डिफरेंट था, अभी बिल्कुल आपको बदलना है। 2 to 5 एनर्जी लेवल पीक पर हो, उसके लिए जरूरी है कि आप पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना शुरू करें। 30 दिन का काम है और 2.5 महीने हैं अभी, ठीक है? अभी शुरू कर लें। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने आपका बना दिया पूरा शेड्यूल। आप सुबह सुबह थ्योरी रिवाइज करें 10 से 1, तो जब 10 से 1 आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो गारंटी की बात है आप 9 बजे के आसपास सो के उठेंगे, ठीक है जी? उसके बाद 1 से 2 के बीच में आप हल्का फुल्का खाना खाएं, ये नहीं पूरा पेट भर लिया। पेट भर के टेस्ट देने से बेहतर है आप सो जाएं, क्योंकि पूरा भरपेट खाना खाने वाला, टेस्ट देने वाला स्टूडेंट नहीं होता। विद्यार्थी पंच लक्षणम, पता है ना आपको? खाने नहीं आए आप इधर, तो बहुत लाइट फूड अगर लें तो लें, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बोलना चाहिए, खैर कुछ ऐसा खाएं जिससे बहुत ज्यादा भारी ना लगे और नींद ना आए। 1 से 2 का हमने टाइम दिया रिलैक्स का, 2 से 5 आप टेस्ट दें। और देखो आधा घंटा हमने दिया आपको टेस्ट एनालिसिस बनाने के लिए, 5 से 5:30, और उसके ठीक बाद आधा घंटा लें। और इंप्रूवमेंट स्लॉट हमने शुरू में दिया 6 से 9 घंटे का, और यही वो स्लॉट है जो आपका जीवन बदलेगा। कौन सा स्लॉट? इंप्रूवमेंट स्लॉट।
टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग तो आप डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट स्लॉट जिसकी लाइफ में नहीं है वो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा या बहुत स्लो करेगा, कोई भी हो XYZ। अगर आप अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है तो सुधारोगे क्या? वो सुधारने का स्लॉट रखा हुआ है, करोगे क्या अगर आपकी गलती निकाल के पेन डाउन ही नहीं किया? तो इंप्रूवमेंट के लिए 3 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। ये अगर आप इंप्रूवमेंट स्लॉट को जुडिशियसली फॉलो करते चले गए तो लास्ट तक आते आते इंप्रूवमेंट स्लॉट आपका बचेगा 2 घंटे के आसपास का। यही वो स्लॉट है जो आपका पूरा जीवन परिवर्तित करेगा। आज आप एक ऑर्डिनरी बच्चे हैं, 2.5-3 महीने बाद आप भारत के 2% से कम स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। स्टूडेंट नहीं, 2% लोगों में आ जाएंगे। जो बड़े नसीब वाले हैं, जो पूछो नहीं कितनों का जीवन बचाएंगे, तब जाकर आप सच में बच्चा नहीं देवता हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यही वो स्लॉट है जो आपको बहुत तरीके से फॉलो करना है। कौन सा? इंप्रूवमेंट स्लॉट। अगला प्रैक्टिस का स्लॉट है। नेगेटिव एनर्जी वाला समय होता है अंधेरे का। कभी भी अंधेरे में याद करने का काम नहीं करते। याद करने का काम हमेशा जगने के ठीक बाद करते हैं, क्योंकि लास्ट में अंधेरा मींस नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अंधेरा, नींद आती है। ऐसी एनर्जी को मैनेज करने का यही तरीका है कि आप उसको प्रैक्टिस में इंगेज करें, ब्रेन को चैलेंज करें। ब्रेन रिलैक्स मांगता है उस समय। तो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे आपको नींद आएगी, याद नहीं होगा, कुछ भी बेकार है आपका पढ़ना। बेहतर है आप प्रैक्टिस करें रात में। और 1 बजे तक का मैंने शेड्यूल दिया, 1 बजे हर हालत में आपको सोना होगा। और सुबह 9 बजे तक का टाइम दिया है उठने का। इसका मतलब 8 घंटे प्रॉपर नींद लें प्लीज। और ये जो लोग 3 घंटे और 4 घंटे सोते हैं, लिख के रख लेना, लास्ट में आपके हाथ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं होगी। क्या आप शरीर के साथ मजाक मत करो। ब्रेन शरीर का ही एक हिस्सा है, उसको प्रताड़ित ना करें प्लीज। तो प्लीज 7-8 घंटे सोना आपका बहुत जरूरी है। तो शेड्यूल आई थिंक आपने लिख लिया होगा। थ्योरी के रिवीजन में मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी से बनाए गए नोट्स और क्लास नोट्स के अलावा थ्योरी के लिए कुछ भी ना पढ़ें प्लीज। इंप्रूवमेंट स्लॉट देखो क्या करोगे आप इंप्रूवमेंट स्लॉट में। थ्योरी शुड बी रिवाइज्ड एंड प्रैक्टिस शुड बी डन। कौन सी थ्योरी, कौन सी प्रैक्टिस? फॉर लेफ्ट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपने छोड़े और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, कहां से मिलेगा कौन से छोड़े कौन से गलत हुए? बेस्ड ऑन लेटेस्ट एनालिसिस फेज 1। और बता चुका हूं मैं सैंपल कैसा था लेटेस्ट एनालिसिस फेज 1 का। न्यू पॉइंट्स, कई बार हर टेस्ट में नए नए चीजें पूछी जाती हैं। बच्चा आता है कि सर 690 आए। अब उसको कौन समझाए कि यार तेरे 720 नहीं आने चाहिए थे। अगर 720 आ जाते तो हमारा टेस्ट बनाना बेकार है। फिर हमने आपको टेस्ट के थ्रू सिखाया क्या? और अगर आपको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर तो ईश्वर हैं आप। फिर कौन ईश्वर है भाई? पढ़ाने वालों से 1000 गलतियां होती हैं, रोज हम इंप्रूव करते हैं, इसी को टीचर बोलते हैं। जो गलतियां माने और इंप्रूव कर ले वही टीचर है। जिस दिन आप करने लग जाएंगे आपको भी लोग उतना ही विद्वान मानेंगे। क्या? गलतियां मानना, स्वीकार करना, इंप्रूव करना। तो जो 720 नहीं आने चाहिए अभी, कब आने चाहिए 720? नीट में। और नीट में तब आएंगे जब आपकी मैक्सिमम डिमेरिट्स आइडेंटिफाई करके दूर की जा चुकी। जब आप सारी डिमेरिट्स दूर कर दोगे तब जाकर नीट में हाईएस्ट आएगा। और नीट में हाईएस्ट तब आएगा जब लगातार आप इंप्रूव करते जाएं। इंप्रूव तब करेंगे जब इंप्रूवमेंट के लिए वीक एरियाज आपको मालूम हो। और वीक एरियाज तब मालूम होंगे जब क्वेश्चन छूटेंगे और गलत होंगे। उसके लिए जरूरी है कि कुछ छूटे और कुछ गलत। सो छूटना और गलत होना इज अ स्कोप फॉर व्हाट? लर्निंग। अगर कुछ भी छूट नहीं रहा और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है तो आपको कोई स्कोप ही नहीं मिल रहा लर्निंग का। फिर तो आप ईश्वर हैं जो कि हैं नहीं, पेपर गलत बना हुआ है। तो प्लीज इसको ऐसे ना लें कि जो छूट रहा है वो गलत हो रहा है, वो जीवन के साथ ज्यादती है। जी नहीं, जो छूट रहा है, जो गलत हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये संभावना है कि आप जितना चाहें राइज करें। तो मैं दुआ करता हूं कि नीट से पहले 720 ना आए। लगातार सीखने के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार डाउन टू अर्थ रहें।
एक बार 720 आएगा, आधे टीचर की बात सुनना बंद कर दोगे आप, क्योंकि बच्चे ही तो लास्ट में 650 पे जाके सेटल हो जाओगे। फिर उन टीचरों से नजरें कैसे मिलाओगे? तो गलती ना करें प्लीज। 720 का माहौल अभी छोड़ें, चाहिए ही नहीं मुझे, 700 भी नहीं चाहिए, चिल मारो आप। खूब गलतियां करो, खूब सीखो। समझ आ रहा है? अभी बार बार इस बीच में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, सर नंबर नहीं आ रहे। मैंने बोला चिल मारो, बोले कैसे चिल मारे सर? तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने का। आज टाइम है। आप खूब गलतियां करें, खूब गिरें, खूब टूटे, लेकिन खूब सीखें। बिल्कुल गलत नहीं है गलतियां करना। गलतियां नहीं करोगे कभी पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कि ये एक ऐसा एरिया था जहां पर तुम्हें भरी सभा में जलील होना पड़ता। कब? नीट में। हर वो एरिया निकल के आ जाना चाहिए जो तुम्हारा कमजोर है। कैसे आएगा? जब गलती करोगे या छोड़ोगे। तो गलतियां करना और छोड़ना इज अ अपॉर्चुनिटी टू राइज। समझ आ रहा है? तो ये 720 छोड़ दो, 700 का टारगेट छोड़ दो। पिछली बार मैंने, मेरे प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 720। इस बार समझ आया कि हम खुद ही गलत थे। बात ही नहीं करनी 720 की, बात ही केवल इंप्रूवमेंट की करनी है। खूब गलतियां करो, खूब सीखो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तब भी वही कर रहे थे। नहीं आए तो हम एक एक बच्चे को लेके बैठते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अलग अलग बच्चे को कैसे समझाएं, क्योंकि होना सबके साथ वही है, किसी के साथ पहले टेस्ट में, किसी के साथ दूसरे टेस्ट में। तो क्यों ना हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बता दें कि यही होना है। तो खूब गलतियां होंगी, खूब होंगी, खूब करो, सही है ये। लेकिन ये तब सही है जब आप इंप्रूव करें उसके बाद। तो 720, 700 ये सब बातें प्लीज बंद करें। और ये तो तब पता लगना चाहिए जब एक साथ पूरे भारत को पता लगे। सही है ना? यहां 720 ला के क्या होना है? कोई खुशी नहीं मिलेगी। हम लोग उतनी ही मनहूसियत से बाद में फिर आपको देखेंगे। आप सोचोगे कि सर को अगर हम 720 बताएंगे तो सर अभी हमें हमसे थोड़ा प्रिविलेज फील आएगा। ऐसा नहीं है सर, उतनी ही मनहूसियत से बाद में भी देखते रहेंगे, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा। हम जानते हैं कि परिवर्तन तभी आता है जब नीट में नंबर आते हैं। तो यहां आप उस चक्कर में नहीं रहो प्लीज। अच्छा, और इसमें अच्छे अच्छे बच्चे रिव्यू मीटिंग छोड़ रहे थे क्योंकि उनके नंबर कम आ रहे थे। सर कम से कम 25-30 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हम रिव्यू में एक ही शर्त पे आएंगे, अगर आप नंबर ना पूछो। अब कौन समझाए उनको यार कि यार अभी नहीं आएंगे नंबर तो हम क्यों पूछेंगे जब मालूम है अभी नहीं आएंगे। उस समय शुरुआत में नंबर के लिए आकर्षण जगाना होता है, अभी उसको रोकना होता है। तो जो जो आपको टेस्ट में नए पॉइंट्स मिले प्लीज उसको कहां ऐड करते चले जाओ? नोट्स में। प्रैक्टिस कैसे करोगे? देखो प्रैक्टिस के लिए क्या क्या जरूरी है। ऑल द ओल्ड पेपर्स, जितने पुराने पेपर हैं। अच्छा एक चीज और प्लीज इस बात को मेरी नोट करना, मेरा बस चले तो पेंडेमिक से शुरुआत के सारे नीट के पेपर करने से मना कर दूं मैं। लोग अभी 2005 वाले क्वेश्चन के डाउट पूछने आते हैं। ओ भाई हमें क्यों परेशान करते हो? अब ये बोलेंगे कि सर आपके मॉड्यूल में दिए हुए, तो ठीक करा लूंगा ना मैं यार। आप तो समझदार बनो। 2007 में सिलेबस बदला, 2008 से नया सिलेबस आया, उसके बाद 2012 से जब नीट शुरू हुआ तो एक बार फिर पैटर्न बदला। कब? 2012 से। तो 2012 से पहले का पेपर करना बिल्कुल होशियारी नहीं है। फिर सुनना, पेंडेमिक जब से शुरू हुआ फिर पैटर्न बदला और 99% क्वेश्चंस कहां से आने शुरू हुए? एनसीईआरटी से। तो सच बात तो यह है कि आपको अगर कौन से पेपर करने जरूरी हैं, केवल पुराने 2 साल के।
प्लीज लोड ना लें। केवल 2 साल के पेपर जरूरी हैं, बाकी 2012 से पहले के करना तो टाइम वेस्टेज। समझ में आ गया? ऑल द प्रीवियस AIPMT पेपर्स समझ गए आप? तो हमने बीच का रास्ता निकाला, देखो मॉडरेट वाला। NCERT एग्जाम्पलर जरूर कर लेना, क्वेश्चन बहुत कम है लेकिन करना होगा आपको। 10 साल के पुराने JEE के पेपर जरूर कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके बहुत हेल्प होगी। ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री वालों से हम लोग सुनते आते हैं लगातार, नोट कर लिया है? प्रैक्टिस में इससे बाहर नहीं जाना आपको कहीं भी। अगर ये हो जाए तो नई चीज नहीं करना है, फिर इसी को करना है। हो जाए तो फिर इसी को करना है, नई चीज नहीं करनी कोई। सुनाई पड़ रहा है? एटलीस्ट अब आप देख लो, एक आइडिया आपको लग जाए। बहुत छोटा चैप्टर हो, 150-200 टोटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी होती है। एक मॉडरेट चैप्टर के लिए 250-300 क्वेश्चन जरूरी होते हैं। और बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल सेल, ये जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स हैं या बहुत हैवी वेट हैं, वेटेज बहुत है, ऐसे क्वेश्चंस में 400-500 क्वेश्चन कर लो आप। बात समझ आ रही है? और ये टोटल क्वेश्चंस की बात हो रही है, मतलब इतने क्वेश्चन नीट की प्रिपरेशन जब आप शुरू करते हैं और जब आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बीच में इतने क्वेश्चन की मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के बाद फिर इतने करना है, इतना मिनिमम है। अरे बात तो सिद्दत की है, कोई मंदिर 20 बार जाता है और मिलता उसे कुछ नहीं है। कोई मंदिर नहीं जाता और फिर भी बहुत समाज में प्रसिद्ध होता है। समझ आ रहा है? या एक बार जाता है, उसका ज्यादा मान सम्मान ईश्वर भी करते होंगे शायद। तो बात तो सिद्दत से है कि आप कितनी अच्छी तरह चीजों को फॉलो करते हैं। क्वालिटी अगर नहीं है तो ऐसी क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को लेके चलें। उसके बाद है प्रैक्टिस। एक ऐसी चीज है, अगर आपको लगता है और करनी है तो कर लेना, लेकिन अगर थ्योरी में आपको लगता है और करना है तो नहीं करना है। इसलिए मैंने ये पेज अलग से लिया है कि मोर द प्रैक्टिस बेटर विल बी द इंप्रूवमेंट। प्रैक्टिस अगर आप और करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं, करना ही चाहते हैं तो कर लें, लेकिन थ्योरी अगर उन चीजों से बाहर जाना चाहते हैं तो प्लीज ना जाए। ठीक है? कवरेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब टॉपिक आप स्किप ना करें, रिवीजन से मिस ना करें। चैप्टर ही नहीं, सब टॉपिक के लिए भी लिखा है मैंने, ध्यान से आप देख लें, श्योर हो जाएं, डबल श्योर हो जाएं, कुछ छूटा तो नहीं है। रिवीजन में हर चीज को कवर करना है। You may change the schedule keeping in mind that at least 4 hours are needed for full swing activation of brain after you awake. मैंने जो टाइमिंग्स दिए हैं आप उन टाइमिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, एनर्जी फुल स्विंग में चाहिए होगी 2 से 5 बजे के बीच में, और वो 4 घंटे जरूरी हैं। उससे पहले आप उठें तब वो लेवल आएगा। तो आप इधर का उधर शेड्यूल कर सकते हैं, डायनामिकली चेंज कर सकते हैं चीजों को, लेकिन शेड्यूल फिक्स रहेगा। थ्योरी का रिवीजन जरूर होना है, टेस्ट जरूर देना है, टेस्ट एनालिसिस जरूर बनानी है, इंप्रूवमेंट स्लॉट जरूर रखना है, और प्रैक्टिस का स्लॉट जरूर रखना है। टाइमिंग अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, अगर करना चाहें बेहतर होगा, अगर बताई हुई फॉलो करें। इसके बिना तो सब बेकार है। दिख रहा है? बहुत ज्यादा भरे ना, मतलब लुढ़क रहे हैं, पता चला। बहुत हल्का खाना खाएं, बहुत गर्मियां चल रही भाई, गड़बड़ ना करें, नहीं बहुत भर लेंगे, बीमार हो जाएंगे पता चला। तो बहुत कोशिश करें, धीरे 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 कार्बोहाइड्रेट कम करें, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी मत कर देना, नहीं ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए होता है। समझ आ रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट कम करोगे तो इफेक्ट दिखेगा, आप में चमक आएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, लेकिन चिड़चिड़ाएगा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को केवल कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो चीजों को बैलेंस में लेके चलना, ज्यादा भरना नहीं, बस ये। पानी जितना हो सके आप पीना शुरू करें, क्योंकि आप बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लें आप बात। इस बीच में अगर बीमार हुए आप, 1-2 दिन 3 दिन निकल गए तो बहुत मान के चलो दिक्कत है, गलत बात है।
तो बीमार नहीं होना है उसके लिए। और ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं प्लीज। मैं बहुत टेंशन में रहता हूं, बार बार घर में भी सुबह रोज बोल के आता हूं वाइफ को कि बच्चों को पानी खूब पिलाना, पता नहीं सुनती नहीं सुनती, लेकिन मुझे बहुत बहुत फिक्र रहती इस बात की कि बच्चे पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। तो प्लीज आप खूब पानी पिएं और अभी अपनी बॉटल खुद लेके आए प्लीज, और बॉटल शेयर ना करें, कितना भी प्यार हो, बॉटल शेयर ना करें, पानी खुद लेके आए और बॉटल भर के लाएं प्लीज, और बॉटल शेयर ना करें। समझ आ रहा है? डिटेल नहीं बताऊंगा क्यों। बॉडी मस्ट बी वेल हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। फिजिकल एक्सरसाइज कंपलसरी है। मैं आजकल अभी अपने टीचर्स से लगातार बात कर रहा हूं इस बारे में कि पढ़ाना लिखाना रिजल्ट ये हम लोगों के लिए हर समय, हम पता है हमारा जीवन ऐसे है कि टोज पर ही रहते हैं हम, कभी जीवन हमारा शांति से गुजरता ही नहीं टीचर्स का। अभी तुम चले जाओगे दूसरे आएंगे वो हमारी खोपड़ी पे सवार हो जाएंगे कि ये चैप्टर क्यों नहीं हुआ, ये सर नंबर नहीं आ रहे। अब आप बताएं किस फैमिली का बच्चा है जिसकी कीमत आपसे कम है? आपसे जो पहले निकल गए उनकी कीमत कम थी, आपके बाद जो आने वाले उनकी कीमत कम है? बताना। हर बच्चे का इंपॉर्टेंस फैमिली में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि टीचर्स का तो जीवन ही नरक है। मतलब हमारे पास इस पूरी जिंदगी का जो सबसे टफ टास्क है उसे डील करते हैं हम, ये बड़े शान की बात है, लेकिन इसमें हमारी लगती बहुत है। हम जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी भी परिवार का, किसी भी व्यक्ति का, उसे डील करते हैं हम। ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है, लेकिन बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि हम हर समय उसी में रहते हैं जैसे। और ये हमारी बात तब आप फील करोगे जब आप ओपीडी डील करोगे, अभी नहीं फील कर पाओगे जब आप ओपीडी में आओगे। ओपीडी में एंट्री लेने वाला हर शख्स आपको जिंदा लौटाना है लास्ट में। अब आप बताएं कब आप इस बीच में चीजों को लाइटली ले सकते हैं? किसी भी पेशेंट को ले सकते हैं क्या? किसी को भी नहीं। हम हर समय ओपीडी में रहते हैं, हम सबका जीवन भी ओपीडी वाला है। इस चक्कर में सब कहीं ना कहीं, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ हो गया है, कोई परेशान है सब। तो हम लोग लगातार इस मोड़ पर आकर अभी भी पता, और इतना मैं बोलता हूं लगातार कि रेलिवेंट थ्योरी पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, मान लो बच्चों से मेहनत कराओ, मानते ही नहीं, सारी मेहनत खुद ही करे जा रहे हैं कि नहीं हम तो सब पढ़ा देंगे। इस चक्कर में दिन रात लगे, दिन रात पढ़ा रहे, 7:15 बजे आके 9 बजे जा रहे, और कहीं पत्थर मिल जाए तो आई थिंक गिर पड़ेंगे क्योंकि आगे देख ही नहीं रहे, आगे फिर चैप्टर चल रहा है कि उसमें कितने घंटे दिए गए मुझे। संडे को भी पता चला डाउट आ रहे, 1-to-1 मीटिंग हो रही, पेरेंट्स की मीटिंग हो रही। मैं लगातार टीचर्स से बोल रहा हूं प्लीज इसको 5 days इन अ वीक पर लाओ, जो पढ़ाना है फ्राइडे तक पढ़ाओ, सैटरडे को बच्चों की भी जान छोड़ो, बच्चों को पढ़ने दो, उनको डाउट डील करने दो। 5 दिन में बहुत रायता फैलाते हैं बच्चे। हर वीक में सैटरडे उनका रायता वो समेटे, अपना रायता आप समेटो। सैटरडे रिलैक्स रहो, संडे को फ्री रहो। सैटरडे पेरेंट्स से मीटिंग करो, बच्चों से बात करो, उनका पूरा कराओ, और प्लीज थोड़ी जीवन में शांति लाओ तो बच्चों की उत्पादकता और बढ़ेगी अगर टीचर्स स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए जरूरी है कि उस पर काम करें रोज। और पता है जानते सब है, बस समस्या यह है नोइंग इज नॉट डूइंग। जानना करना एक नहीं है। सिमिलरली आपसे मैं कह रहा हूं कि आप भी प्लीज एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जिसको हम लोग जी रहे हैं, आप घूमना शुरू करो। ये एग्जाम इतना भी बड़ा नहीं है। आप अभी से प्लीज उसको फिजिकल वर्क करना शुरू करो। आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हम लोग बोलते हैं अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो आप उतना ही सक्सेसफुल बनोगे जितना एक डॉक्टर बनता है। घंटे फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर बनो या ना बनो। आप यहां जीवन की ऐसी चीजें सीखने आए हैं जिससे आप सफल हो जाएं, और केवल एक एंगल पर सफल ना हो। एक टीचर के पास बहुत सारी संभावना होती है कि एक बच्चे को वो 360 डिग्री इंप्रूव करा दे।
तो आप यार ये चीजें अगर छोटी छोटी बातें मान लोगे तो डेफिनेटली सफल होगे। सफल होना बड़ा इशू नहीं है। अभी छोटे हो आप, अभी आपको मिली नहीं इसलिए परेशानी ज्यादा है, वो दिन देखे नहीं इसलिए वो जल्दी है आप में, बेकरारी ज्यादा है, वो टफ नहीं है। आप टेंशन ना ले रत्ती भर भी। आप प्लीज अपनी हेल्थ पे काम करो। आपकी किसी भी सफलता से आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज समझो इस बात को। और ये मैं सभी से बोल रहा हूं, बच्चों से ही नहीं। आपका अपना जो डेली रूटीन है वो इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो आप प्लीज इसे समझें और इसके लिए कुछ करें। नोइंग इज नॉट डूइंग, सब जानते हैं, लेकिन प्लीज फॉलो करें इसे। तो प्लीज फिजिकल वर्क जरूर करते रहें। अगर 1 घंटा भी अगर आप खेल लिए जिसमें पसीना बहा, तो यकीन करो 20-25 नंबर और ज्यादा आएंगे। समझ आ रहा है? अगर आप 1 घंटा दिन में खेलते रहे, पसीना बहे, ऐसा गेम नहीं खेले जिसमें कोई शारीरिक कष्ट ही नहीं हो रहा, बैठ रहे हो, इस तरह के लेथन फैलाने वाले काम नहीं। 7-8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप जरूर लें। मैं इस पे बात कर चुका हूं कि आप प्लीज वो 3-4 घंटे जो सोचते हैं ना कि मैं 3-4 घंटे सोऊंगा, सब काम कर लूंगा, ये सब मैं भी सोचता था, बीपी शुगर सब हो गया है। तो प्लीज ये चलेगा नहीं, लंबे समय तक नहीं चलेगा। और पता नहीं होता कि हमारी कितने साल एज घट गई है कम सोने से। तो प्लीज 7-8 घंटे से कम ना सोएं। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज इसको पेरेंट्स से भी शेयर करना। वीडियो का लिंक आपको दूंगा मैं। डेली एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। आप अगर मोनोटोनस केवल वे में पढ़ाई पढ़ते चले जा रहे हो और मतलब केवल और केवल दुनिया भर का लोड आप लेके चलते हो, आपको देखकर ही लोग अगर बेहोश हो जाएं, तो ये ऐसे पता है ऐसे सफल हो के क्या करोगे? डॉक्टर पता है ऐसा होना चाहिए कि डॉक्टर के पास पेशेंट जाए, आधा तो उससे मिल के ठीक हो जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो आए दिन ये छोटे वाले बीमार होते रहते हैं, इनको जब देखो किसी के पास लेके जाना होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते थे। एक डॉक्टर ऐसा मिला कोटा में, चुक्कू बोला उनके पास एक दिन और ले चलो। वो डॉक्टर कौन है? वो जायसवाल नहीं है ये तो उनको वो एक है, मैंने पेमेंट नहीं लिया है, तो कोई एक जायसवाल है, तो उसने इनको कुछ ऐसा पता नहीं क्या बातें करी, इनको चॉकलेट भी दी। इस तरह से रहते हैं डॉक्टर्स कि आधी बीमारी ठीक हो जाती है उनसे मिलके। वो इतना जॉली नेचर के होते हैं। आप देख लें आप कैसे, क्या आपसे मिलके पेरेंट्स निराश हो जाते हैं उस दिन। वो भी कह रहे थे मेहता जी कि आप पर जब दबाव आता है तो उन पे तनाव आता है, अगर आप पे तनाव है तो वो तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉड एंड योर पेरेंट्स, प्लीज हंसते मुस्कुराते रहो और मस्त रहो, चिल मारो, क्योंकि ये आप जितना ज्यादा प्लीजेंट रहेंगे उतना एनर्जेटिक रहेंगे। और जितना एनर्जेटिक, जितना प्लीजेंट रहेंगे, और जानते हैं प्लीजेंट रहने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी राज्य का राजा बनाया जाए। हम तब भी उतना ही चिल मारते थे साहब, जब पूछो नहीं, बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन लाइफ की रॉयल नेचर से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, प्रिपरेशन चलती रहेगी। आज नीट की कर रहे हो, कल पीजी की करोगे, उसके बाद पूछो नहीं, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, कभी आजादी नहीं है। उसके बाद नई टेंशन आएगी कि अपना चलो, अपना खोलो, अपना क्लिनिक चलाओ। ये समाप्त नहीं होनी। आप जिंदगी जीना शुरू करें प्लीज। आप अपना फुल अपने हॉबी पे जरूर काम करें। 2 चीजें मैं पढ़ने के अलावा बोल रहा हूं। एक, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, अपनी हॉबी पे जरूर काम करें। अगर आप सिंगिंग करते हैं प्लीज उसको कंटिन्यू करें। मैं तो कहूंगा जिस दिन नीट हो उस दिन भी करें। अरे तभी रॉयल है आप, अदरवाइज तो क्या कंप्रोमाइजिंग है आप। बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करो। लाइफ के लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं तो वो हैं, करना है तो करना है। आप हॉबी पे डेली काम करो, आप अपने स्वास्थ्य पर जरूर काम करो। काम तो है ही सही, वो तो करना ही है। तो प्लीज आप अपनी लाइफ के साथ समझौता मत करो, हैप्पीनेस के साथ प्लीज कंप्रोमाइज मत करो, खूब एंटरटेन करो जो करना है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो हर तरह की समस्याओं को मल्टीप्लाई कर देगी और बहुत बड़ा बना देगी लास्ट में। क्या?
ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो लास्ट में तनाव लेकर निकलेंगे। ये एक ऐसा समुद्र है, अगर इसमें नहाएंगे तो पाप तो लगेगा। तो ओवर थिंकिंग, और कब ये थिंकिंग ओवर थिंकिंग हो जाती है ये आपको मालूम होना चाहिए। थॉट प्रोसेस कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर अनकंट्रोल्ड है 20-20 मिनट 30-30 मिनट आपकी बत्ती गुल हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगता 20 मिनट कहां चले गए, 30 मिनट कहां चले गए, तो फिर आपका थॉट प्रोसेस कंट्रोल्ड नहीं है। प्लीज काम करें। ओवर थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, इसको आपको इमीडिएटली रोकना होगा। सराउंडिंग शुड बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड एनकरेजिंग। बता दिया मैंने, आपका इन्वायरमेंट आपके हाथों में है, आप जैसा बनाएंगे अकॉर्डिंगली फल प्राप्त करेंगे। आप चाहें तो जिस तरह की आप अपने ऊपर एनर्जी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमेशा हमेशा अपने से बड़े, अपने से पॉजिटिव, अपने से ज्यादा एनर्जेटिक, अपर ग्रेडियंट की दोस्ती करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता लोअर ग्रेडियंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, खूब सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमेशा कुछ चीज करना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, कॉपी मारना चाहिए। किसको? बड़ों को, जो ज्यादा सक्सेसफुल है। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनकी मॉडलिंग करनी चाहिए। बार बार जब भी आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाए काम करते हुए पढ़ते हुए, तो याद रखना मेरी बात को, बार बार आपको ग्रीनरी देखनी होगी। वो लोग ज्यादा स्वस्थ हैं जो गांव में रहते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो अगर गांव नहीं ला सकते यहां, तो प्लीज गांव देख लो 2 मिनट 15 मिनट के बाद। अगर और कुछ नहीं दिख रहा तो साहब पेपर पे ग्रीनरी देख लो, पेपर पे नहीं फोन पे देख लो। ग्रीनरी देखते ही आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। प्लीज कीप इट इन माइंड। लाइट म्यूजिक इज अ गुड ऑप्शन, ये भी ठीक है। अगर पेरेंट्स को टोकना नहीं होता, उनको बोलना कि सर ने बोला है कि जब भी आप थकान हो आप फॉलो कर सकते हैं। संडेज हाफ डे आपको काम करना है और हाफ डे के लिए रिलैक्स हमने दिया हुआ है, उसमें भी प्लीज संडे को काम मत करना, नहीं तो अगला पूरा हफ्ता आपका खराब होगा। एनालिसिस फेज 2 और एनालिसिस फेज 3, 3 टाइप की एनालिसिस होती हैं। तीनों एनालिसिस आपको पेपर के ठीक बात बनानी होंगी। एनालिसिस फेज 1 कैसे होती है आपको बता दिया मैंने। एनालिसिस फेज 2 आप देख लो ये कैसी है। डेली बेसिस के पर टेस्ट होने के ठीक बाद एनालिसिस फेज 1, एनालिसिस फेज 2, एनालिसिस फेज 3 तीनों बनानी होती हैं। आप प्लीज देख लो फेज 2 कैसे बनाते हैं। डेट क्या, नंबर कितने आए, फिजिक्स में कितने गलत हुए और कितने छूटे, केमिस्ट्री में कितने, बॉटनी में कितने, जूलॉजी में कितने। और ये जो फेज 2 डेली 1 लाइन ही तो भरनी है, फेज 2 में 1 लाइन ही तो भरनी है। और जैसे जैसे फेज 2 आगे बढ़ेगा आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें विजिबल होती चली जाएंगी कि कहां ग्रोथ हो रही है, कहां नहीं हो रही है, कहां उल्टी हो रही है। फेज 2 एनालिसिस विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ ग्रोथ, डी ग्रोथ एंड नो ग्रोथ सब्जेक्ट वाइज। एनालिसिस फेज 3 की बात करें तो ये भी टेस्ट के ठीक बात बनानी होगी आपको। और देखो कैसी बननी है, ये चैप्टर वाइज चैप्टर्स की पूरी लिस्ट लेनी होगी आपको। बायो, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, चैप्टर्स का पूरा लिस्ट लेना होगा आपको। 4 पेपर होंगे एक साथ, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जो भी क्वेश्चन गलत गया और छूटा मार्क करना होगा जाके उस चैप्टर के सामने। टेस्ट 1 से ही फेज 3 भी शुरू करोगे आप। तो जो टेस्ट एनालिसिस फेज 1 है, 1 इज अ टीचर फॉर इंप्रूवमेंट स्लॉट। इंप्रूवमेंट स्लॉट दिया ना मैंने आपको 3 घंटे का। क्या करोगे आप इंप्रूवमेंट स्लॉट में, ये कहां से पता चलेगा आपको? फेज 1 एनालिसिस से। कौन सा सब्जेक्ट में आप बढ़िया ग्रो कर रहे हो, समय कम करने की जरूरत है। कौन से सब्जेक्ट में स्पीड जबरदस्त पकड़ लिया आपने, कौन से सब्जेक्ट में एक नया समस्या समाप्त शुरू हो गई है, कहां इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, यह कहां से पता लगेगा आपको? फेज 2 से। और कौन से चैप्टर्स इस बीच में वीक हो गए, नए नए कौन से चैप्टर्स इस बीच में इंप्रूव हो गए, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा। ये क्लियर पिक्चर कहां से आएगी? फेज 3 से। फेज 3 इतना इंपॉर्टेंट है, जरा जल्दी से सुनना मेरी बात को। एक बच्चा है जो बोलता है कि सर मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर बहुत कमजोर है,
मेरा सर मॉलिक्यूलर बहुत अच्छा है, 30 टेस्ट दिए उसने फुल सिलेबस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के कितने क्वेश्चन गलत हुए? केवल 2। और मॉलिक्यूलर के 23 and his thought process was completely different, opposite in the beginning. इसका मतलब आपका जो परसेप्शन है और जो रियलिटी है उसमें बहुत गैप हो सकता है। वो अलग बात है कि आपको लगता है कि आप ही ठीक हो, वो तो हार्मोनल रहता ही है, ये टीचर गलत, ये पेरेंट्स गलत, ये गलत, वो गलत, केवल तुम सही, कोई बात नहीं है, होता है, इस एज में होता है, हम लोग समझते भी हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। इस परसेप्शन में और रियलिटी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी बहुत सारी वेस्ट हो जाती है उन चैप्टर्स पर जिनको तुम वीक समझते हो और वो थे नहीं, और वहां अपने एनर्जी डाली नहीं जो वीक थे और तुमने माना नहीं। तो परसेप्शन और रियलिटी में जितना गैप होता है वो आपके पोटेंशियल में से माइनस हो जाता है जब सक्सेस मिलती है। ये सबके साथ होता है। रियलिटी और परसेप्शन में गैप को पहचानना होगा, कोई और नहीं पहचानेगा जब आप बड़े हो जाओगे। अभी मैं सिखा रहा हूं क्योंकि तुम फर्स्ट आओगे तो हम भी आएंगे। तो प्लीज अगर आप फेज 3 एनालिसिस बनाते हुए चलोगे तो ये गैप नहीं आएगा। अच्छा, होता क्या है, कौन से चैप्टर को आप बहुत टफ मानते हो? जिनके क्वेश्चन टीचर ने क्लास में टफ कराए, या जिनके टफ क्वेश्चन तुम्हारे पीयर ग्रुप में करे तुमने, या जिनके क्वेश्चंस मॉड्यूल में टफ दिए, या जो तुमने इन्वायरमेंट बनाया है उसमें लोगों ने यही बोल बोल के आपको बार बार डाला आपके दिमाग में कि ये चैप्टर टफ है। और टफ नहीं है क्योंकि उसके लगातार नीट में क्वेश्चन बहुत कमजोर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। केवल यही पूछा जा रहा है कि वो ब्रिटिश था। कौन समझ आ रहा है? पनेट स्क्वायर वाले पनेट की बात कर रहा हूं, और तुम कर रहे हो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबको क्लब करके क्वेश्चन करा रहे हैं हम। क्योंकि तुम अगर हम वो आ रहे हैं जो अगर हम वो क्लास में कराएं तो तुम मुंह बनाते हो मनहूसियत वाला, ये तो हमें आता है। तो फिर टीचर वही तो कराएगा जो तुमको नहीं आता है, और फिर तुम ये कर क्यों रहे हो? क्योंकि वो नहीं आता है। तो ये बहुत सारे साल भर जब प्रिपरेशन की जो जर्नी है ना आपकी, उसमें बहुत सारा गार्बेज वर्क होता है आपके ऊपर, और बिना मतलब का एक परसेप्शन बनता है जो रियलिटी से दूर होता है, और ये जो गैप क्रिएट होता है उसकी वजह से एनर्जी वेस्टेज बहुत बड़ा होता है। प्लीज फेज 3 टेस्ट 1 से ही बनाना शुरू करना। इट विल गिव यू एग्जैक्ट पिक्चर चैप्टर वाइज। ये देखो मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए थे। एनालिसिस फेज 3 एनालिसिस विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट पिक्चर चैप्टर वाइज। माइंडसेट कैसा रखना है देख लो आप, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, कूल, हैप्पी, और ये मान के जीवन में हमेशा चलना होता है कि अभी हमने जो भी किया अभी तो कुछ भी नहीं, सबको मारेंगे। कब? आगे। समझ आ रहा है? ये सबसे बड़ी बात लास्ट में लिखी हुई है। प्लीज अगर कर सकते हैं तो फॉलो करें, क्योंकि कितने सारा ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो छलकेगा इधर उधर और ओवरलैप करेगा एक दूसरे को ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी लास्ट वाली लाइन है कि हमने जो भी अचीव किया अभी कुछ भी नहीं है। एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, प्लीज इसको फॉलो करना इमीडिएटली। मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा एक प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है ये। दो चीजें हैं, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, जो आप बार बार बोलते हो वही होता है। जो आप विजुअलाइज करते रहते हो हर समय वो हो के रहता है। जिन चीजों से आप डरते हो वो हो के रहता है। जो सोचते हो कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वही होता है लास्ट में। प्लीज जो होना है वही सोचना है। प्लीज जो आप ये चाहते हैं कि ये ना हो वो नहीं सोचना है। ये दोनों चीजें एक नहीं है।
हमारे पास बहुत शानदार शानदार कहानियां हैं इसे एक्सप्लेन करने की, लेकिन समय नहीं है। जो नहीं करना है, जो नहीं चाहते हो आप, वो नहीं सोचना है, उस पर बात ही नहीं करनी। हमेशा एफर्मेशन में रहना है। जो होना है, जो हम चाहते हैं, जो हमें करना है, हमें वही बोलना है, हमें वही सोचना है, हमें वही विजुअलाइज करना है। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे इज टू सी द इमेजेस ऑफ योर ड्रीम कॉलेज। सबसे पहले जब आप सुबह सो के उठे, अपनी पर्स में रखें पिक्चर्स अपने ड्रीम डेस्टिनेशन की। आवाज नहीं आ रही? ओके ओके, अभी क्लैरिटी आएगी, इको हो रहा होगा। तो जब भी आप अपने माइक बंद कर लो बच्चों। आप जब भी आप सो के उठे, सबसे पहला काम, फर्स्ट टास्क ऑफ द डे, पर्स निकालो, पर्स में से वो फोटो निकालो जो तुम बनना चाहते हो और वो देखो, और तुरंत आंख बंद करके इमीडिएटली विजुअलाइज करो। डेस्टिनी विजुअलाइज कर सकते हो तो वो करो, जो बनना चाहते हो वो करो, और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो वो करो जिस दिन तुम्हारा सम्मान हुआ था सबसे बड़े लेवल पे। जो भी तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े अचीवमेंट्स हैं उनको विजुअलाइज कर लो। अगर आगे का सबसे बड़ा विजुअलाइज नहीं कर सकते तो पीछे का सबसे बड़ा विजुअलाइज कर लो। दैट विल गिव यू एनर्जी। क्योंकि सब लोग जानते हो ये कि कोई कोई दिन हम सुबह से बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं और कोई कोई दिन हम सुबह से ही मनहूसियत फैलाना शुरू कर देते हैं। ये गैप, ये डिफरेंस वो सुबह वाले टास्क से आएगा। आप कुछ भी ईश्वर पे मत छोड़ो। ईश्वर ने दिमाग दिया, हर समय इस्तेमाल करो। आप दिन की शुरुआत प्लीज अफर्मेशन से करो, पर्स में रखो। और सुने, अगर आप में करंट नहीं आ रहा है डेस्टिनी से, इसका मतलब तुमने टारगेट गलत चूज किया। वो तुम्हारी विश लिस्ट में है, तुम्हारे आत्मा में नहीं है। विश लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती। तुम्हारा टारगेट देख के अगर तुम्हें गूज बम्प नहीं होते, एकदम वाइब्रेटिंग एनर्जी अगर आप फील नहीं करते, इसका मतलब तुम्हारा टारगेट वो है ही नहीं, वो तुम्हारी विश लिस्ट है। वो टारगेट तुम्हारी आत्मा से बनाया हुआ नहीं है। आप आए हुए नहीं हो, लाए गए हो, बताया था उन्होंने। तो अगर वहां से आपको एनर्जी नहीं मिल रही सुबह, तो फिर पर्स में एक और चीज ऐसी आ सकती है जो तुमको टारगेट देगी, तुम्हारे मां बाप का चेहरा। सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे आप पेरेंट्स को देखते हो ना, अंदर अंदर आप माफी मांगने लग जाते हो कि यार ये भी गलत हुआ मुझसे, ये भी गलत हुआ। उनका चेहरा देखते ही एकदम फ्रेशनेस आती है और पवित्रता आती है। तो अगर आपका डेस्टिनी वाला जो टारगेट है, जो टॉप क्लास मेडिकल कॉलेज है, जो भी जहां भी आपको जाना है, अगर वो आपको एनर्जी नहीं दे रहा है, तो फिर आप अपने पेरेंट्स की इमेज को रखो अपनी पर्स में, वो डेफिनेटली देगा। और कैसे वो चीज पूरे दिन तक जाएगी, वो एनर्जी जो सुबह आपने इकट्ठी की, वो पूरे दिन तक चैनलाइज कैसे होगी? आप आंख बंद करके विजुअलाइज जरूर करो, या तो आगे का बेस्ट या तो पीछे का बेस्ट, जिससे ये मालूम हो कि हां आप कर सकते हो। तो इनसे दो चीजें, एफर्मेशन इसलिए कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएं, और विजुअलाइजेशन इसलिए कि वहां पहुंचने के लिए जो आज करना है वो कर सके, उतनी एनर्जी जनरेट करना। दो चीजें ये डेली सुबह हो जाना चाहिए प्लीज। दो ही चीजों पे काम करना है। क्या काम करना है? और खुश रहना है। तीसरे ज्ञान की कोई बात नहीं है। बार बार मैं इस चीज पर फोकस कर रहा हूं कि ओवर थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस, ये दो बहुत बड़ी शत्रु हैं आपके। अगर चिपक गए तो जरूर आपकी सक्सेस को खा जाएंगे या साइज को छोटा कर देंगे। ओवर थिंकिंग और टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें संता बंता की कहानी सुना सकता हूं, अभी भी 1 मिनट लगेगा। संता बंता दोनों पड़ोस में रहते थे। बारिश होने लगी, संता ने सोचा बंता के घर से छाता मांग लेते।
अपने घर से निकला बंता के घर से छाता मांगने के लिए, रास्ते में दिमाग में आया कि यार बंता अच्छा आदमी है, छाता मांगूंगा दे दूंगा, लेकिन उसकी वाइफ ठीक नहीं है यार, बहुत काइयां है, नहीं देगी। फिर उसने सोचा कि यार हमारी तो जब भी इसने हमसे मदद मांगी हमने दी, इसको देना चाहिए, लेकिन नहीं देगी यार, नहीं देगी तो इसकी ऐसी तैसी, कैसे नहीं देगी। फिर लास्ट में सोचता 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 बंता का घर आ गया। भाभी ने दरवाजा खोला, संता ने भाभी ने बोला कि आओ भैया अंदर आओ अंदर आओ। तो बंता बोला ओ हेलो, उसको बंते को बोल देना साले का नहीं चाहिए मुझे छाता। भाभी खड़ी देख रही कि कौन सा छाता। एक्चुअली ओवर थिंकिंग का यही नतीजा है, एज्यूम करने का यही नतीजा है। तो आप बिना मतलब चीजें एज्यूम ना करें, नरक है उनका जीवन जो बहुत ज्यादा एज्यूम कर करके डिसीजन लेते रहते। तो ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस तो खा ही जाता है सक्सेस को। वीक चैप्टर्स और वीक एरियाज अगर आपके बदल रहे हैं, इसका मतलब आपका ट्रैक जबरदस्त है और आप बहुत सही काम कर रहे हैं। अगर अभी आपका ये एक चैप्टर वीक है और अगले टेस्ट के बाद उस चैप्टर से गलतियां नहीं हुई, तो इसका मतलब वीक चैप्टर बदला। अगर आपके वीक एरियाज ग्रे स्पॉट्स बदल रहे हैं, इसका मतलब बहुत सही ट्रैक पर हैं आप। मतलब आप अपने वीक एरियाज को ना सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि इंप्रूवमेंट स्लॉट में उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो अगर इंप्रूवमेंट स्लॉट पे आप काम करेंगे तो आपके वीक पॉइंट्स बदलेंगे, चेंज होंगे। और अगर वीक एरियाज बदल रहे हैं, इसका मतलब सही जा रहे हो। और अगर कल भी फिजिक्स कमजोर था, आज भी फिजिक्स, आगे भी फिजिक्स, अनंत काल तक फिजिक्स, तो फिर छोड़ दो आप। नीट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से सक्सेस मिलती है। आपको इंप्रूवमेंट करना होगा और जो चीजें वीक हैं वो बदलनी होंगी, वीक चीजें बदलनी होंगी। जो भी रटना है आपको मालूम है बहुत चीजें आपको रटनी है, तो उसके 2-3 मैकेनिज्म मैंने बोले हैं, जल्दी जल्दी आप देखना। पहला यह है कि रटने वाली चीजों का एक पेज रोज बनाएं, पेज बना के जेब में रख लें, दिन भर जब भी मौका मिले निकाल के पढ़ें, शाम तक याद हो जाएगा वो पेज। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, लिख लिख कर याद करें। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। जितनी रफ कॉपियां आप भरेंगे उतने सक्सेसफुल बनेंगे। शुरू से बोल रहे हैं टीचर्स, लिख लिख के याद करें और इस बात का लोड ना लें कि याद हुआ कि नहीं हुआ। केवल 3 बार लिखें और छोड़ दें। नहीं याद हो छोड़ो, अगला रटो। क्योंकि अगर आप लोड लेके बैठोगे तो वो 3 की बजाय 5 बार लिखवा लेगा आपसे, और लोड छोड़ दोगे, भाव देना बंद कर दोगे, तो वो चीज आपको भाव देना शुरू कर देगी। तो ये ना सोचें कि याद हुआ कि नहीं हुआ, आप 3 बार लिखें छोड़ दें। तो पहला तरीका क्या था? याद हुआ, डेली एक पेज ले और सुबह दिन भर उसको जेब में रखें, बार बार पढ़ते रहें। अगला तरीका था कि लिख लिख कर याद करें। और अगला एक और तरीका है, जब आपके हाथ दुखने लगे तो क्या करना है? चल चल के बोल बोल के पढ़ें। क्योंकि जब आप चल चल के और बोल बोल के पढ़ते हो तो कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हां, आप करेंगे डिस्टर्ब सबको। तो वो देख लेना, कोई आके पड़ोस से ईंटा ना मार दे तुम्हारे। आप ना ज्यादा डिस्टर्ब करें, लेकिन आपको कोई ना कर सके, इसके लिए जरूरी है क्या? कि आप बोल बोल के और चल चल के पढ़ें। कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। फिर कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है जब आप बोल बोल के और चल चल के पढ़ते हो। लेकिन यह तभी करना जब उंगलियों में दर्द है। जब तक जान बाकी है तब तक लिख लिख के याद करें। थ्योरी देख लो आप, बड़ा क्लियर पिक्चर आपको मिलेगी। अभी आप थ्योरी 9 मई से थ्योरी पर जो काम है 7-8 घंटा थ्योरी पर काम करना शुरू करें और 20 जून तक थ्योरी पर दिया जाने वाला समय लगातार कम करते चले जाएं। खूब अच्छी तरह देख लो आप। थ्योरी अभी बहुत जबरदस्त उठानी है, धीरे 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 कम करता चले जाना है। थ्योरी को लास्ट में लाके 3-4 घंटे पे लाना है, लास्ट में 20 जून तक। दिख रहा है? प्रैक्टिस देख लो, इसका ठीक अपोजिट है। क्योंकि अभी थ्योरी का समय है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, 9 मई से 20 जून तक मैंने थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का उल्टा ग्राफ दिया। समझ आया आपको? बोलो।
बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए देख लो। बायो, ये जितनी चीजें रटने वाली हैं, इन पे जो भी समय आपको दिया जा रहा है, इन चीजों में एक इफेक्ट काम करता है, उसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। आपको परसों से जो पढ़ाया गया उससे ज्यादा वो चीज याद है जो कल पढ़ाया गया, उससे भी ज्यादा वो चीज याद है जो अभी आपको बोली जा रही है। इसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कितने भी बड़े महारथी हो आप, काम नहीं चलेगा अगर आप लास्ट में पढ़ के नहीं गए। रिसेंसी इफेक्ट काम करेगा। तो आपको ये चीजें जो रट्टेबाजी वाली हैं, इसमें 3 चीजें ही नहीं आती, एक और चीजें आती हैं। वो सारे फॉर्मूले जो फिजिक्स और फिजिकल के हैं, वो सारी चीजें जो याद करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। देख लो, बची हुई चीजों को अभी आपको पीक पे करना होगा अभी, क्योंकि लास्ट में अगर फिजिक्स और फिजिकल को तुमने लास्ट के लिए छोड़ दिया तो तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी लास्ट में। अभी करो आप, अभी। टफ चीजों को इमीडिएटली सुलझाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क नहीं करते वही इंपॉर्टेंट अगर आज नहीं किए तो कल अर्जेंट बन के तुम्हारी खोपड़ी पे सवार हो जाएंगे, फिर आपके हाथ पैर फूलेंगे। तो बायो को असेंडिंग ऑर्डर में रखना, वो चीजें जो रटनी है और वो चीजें जो जिनके बारे में ये बोला जाता है कि टफ है, इतना समय नहीं है, ये भी टफ वफ तो क्या ही है। एक परसेप्शन ऐसा बना लिया कि भाई साहब बच्चे छोड़ो, टीचर भी ये मानने लगे कि ये टफ है। कोई नहीं, समय नहीं है अभी, टफ तो क्या ही है। लोग इसी भारत में 1000-1000 करोड़ 1-1 लाख करोड़ की डील कर रहे हैं, लोग इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी फिजिक्स बहुत टफ है। सोचो आप, मानने का ढंग है, टफ तो कुछ भी नहीं है, एक परसेप्शन है कि ठीक है। तो भैया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना, जितना अभी कर लो मैक्सिमम, धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और रिसेंसी इफेक्ट लेना जो रट्टेबाजी वाली चीजों के। समझ आ गया है? वीक टॉपिक देख लो आप। वीक टॉपिक कहां से निकलेंगे? एनालिसिस फेज 1 से 3-4 घंटे से शुरू करोगे, या इंप्रूवमेंट स्लॉट की बात हो रही है, और लास्ट तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंप्रूवमेंट स्लॉट क्वेश्चन जो गलत होते थे, मान लो अभी जो आप फुल सिलेबस दोगे उसमें 50 क्वेश्चन गलत हुए, और लास्ट में जो दोगे उसमें 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो 50 क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी अभी आएगी करनी इंप्रूवमेंट स्लॉट में, और लास्ट के इंप्रूवमेंट स्लॉट में कितनी थ्योरी करनी होगी? 5 क्वेश्चन की। तो इंप्रूवमेंट स्लॉट कम होता चला जाएगा, लेकिन कम होता तब जाएगा जब आप जुडिशियसली इंप्रूवमेंट स्लॉट को फॉलो करोगे, अदरवाइज वो उतना ही रहेगा, मतलब उतने ही क्वेश्चन गलत होते रहेंगे, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं होगा अगर इंप्रूवमेंट पे काम नहीं किया गया। परफॉर्मेंस देख लो भाई, जो ये जानना चाहते हैं कि आज हमारी क्या स्थिति है, सर हमसे नंबर तो नहीं पूछेंगे, लास्ट में नीट में क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज वी हैव, हमने सुनाई भी आपको, हमने मैसेज भी किया आपको कि इस समय 350 नंबर लाने वाली लड़की 650 लेके एफएमसी चली गई लास्ट में, और इंप्रूवमेंट कब हुआ? लास्ट वीक। तो एक माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि बेस्ट इज येट टू कम, और वो बेस्ट कब आएगा? नीट वाले दिन। मतलब मैं ये चाहता हूं आप इतना स्मार्ट बने कि अभी आप ये मान के चले कि बेस्ट कब आएगा? लास्ट वीक में, और लास्ट वीक में भी अगर ना आए तो ये मानकर चले कि बेस्ट कब आएगा? नीट में। दैट इज व्हाट वी कैन। बात समझ आई? तो अभी ऐसा मत सोचना कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मींस नो लाइफ। यही वाला ग्राफ ठीक होता है, तब तक जिंदा है सब। लेकिन अगर आप जुडिशियसली फॉलो करोगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे चलेगा तो ऊपर, लेकिन ड्रॉप डाउन जरूर आएंगे, और कुछ ड्रॉप ऐसे आएंगे जो पूछो मत, बहुत बड़े होंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, ये केवल नीट की प्रिपरेशन का ग्राफ नहीं है, यही लाइफ का ग्राफ भी है। चले आगे, बट डेट हटा दें तो लाइफ पूरी जिंदगी का ग्राफ हो जाएगा ये, मेहनती लोगों के लिए। हम आपको क्या क्या देंगे? एक तो टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे 51, एनालिसिस हम लोग भी करके देंगे, हमने लास्ट ईयर भी की थी। मेंटर देंगे आपको स्पेसिफिकली, आप ग्रुप पर अलर्ट रहना, ग्रुप पर आएगा कौन किसका मेंटर है। रिवीजन क्लासेस देंगे, जबरदस्त रिवीजन क्लासेस हमारा सारा प्रिपेयर हो गया है।
10-10 चैप्टर हमने चारों सब्जेक्ट में चूज कर लिए हैं, जो हैवी वेट वाले चैप्टर्स हैं, जो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, उन चैप्टर्स की रिवीजन की क्लासेस लगेंगी। एक दिन में एक चैप्टर निपटाएंगे। इंग्लिश वाले सारे बैचों के लिए क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी, शाम को 8:30 बजे से 11 बजे तक इंग्लिश वालों के लिए, और सुबह भी ऐसे एक स्लॉट डालेंगे हिंदी के लिए, और एक टीचर आएगा, पूरा चैप्टर निपटाएगा, सब बता देगा भैया क्या आता है देख लो। वो चैप्टर से पूरा ऑपरेशन करके एक ही दिन में ऑपरेशन होगा। तो ये 40 हैवी वेटेज वाले जो चैप्टर हैं वो 40 दिन में निपटा देंगे। सीट रेडी है। कब से शुरू हो रहा है सर? 10 तारीख से। तो वो जो इंपॉर्टेंट हैवी वेटेज वाले चैप्टर हैं वो 40 दिन का ये प्रोग्राम है, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। बी देयर ऑन व्हाट्सएप, क्या बोलते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। आप देखते रहें, उस पर इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। अगला है प्रैक्टिस क्लासेस। प्रैक्टिस के लिए 1 शॉट रिवीजन शुरू होंगे प्रैक्टिस के लिए, उसका भी सब आपको प्रॉपर कन्वे करेंगे हम। डाउट काउंटर्स तो हैं ही सही। उसके बाद एनसीईआरटी वीडियोस भी हमारे बने हुए, लास्ट ईयर में हमने खूब सारे बनाए थे और इस साल भी इस सेशन में बने, तो वो सब आपको एनसीईआरटी मिलेंगे। एनसीईआरटी का एक पेज खोला और बता दिया देखो बस केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस बने हुए हैं, वो भी आपको सब व्हाट्सएप पर आएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हमने बनाए हुए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। कस्टमाइज्ड फिनिशिंग होगी, मतलब अगर जो चैप्टर आपका वीक होगा उसी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको अलग से दे दिए जाएंगे। आप आओगे तो भी दे देंगे, और जो टॉप 30 है उनको तो हम डंडा लेके खुद कराएंगे। ये गायब हो गए क्या? ओके ओके ओके। हम लोग, और जो अगली चीज है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, फर्क केवल असेसमेंट और मॉनिटरिंग का पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। अगला है रिव्यू सेशन। रिव्यू सेशन लगातार चलते रहेंगे हर संडे सैटरडे को। संडे सैटरडे दोनों दिन नहीं, या तो संडे या सैटरडे। चलते रहे, चल रहे। तो उसके बाद रिव्यू सेशंस लगातार होते रहेंगे। 1-to-1 कनेक्ट एंड नीडेड हेल्प। 1-to-1 कनेक्ट भी हम लोग करेंगे एक एक बच्चे को पकड़ के, और अगर इन द मीन टाइम आपको कुछ चाहिए तो प्लीज आप प्रकट हो जाना तुरंत। अगला है राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन। हेल्पलाइन को राउंड द क्लॉक बना देंगे। हेल्पलाइन के नंबर हर क्लासेस में डिस्प्ले हैं। वेलकम बोर्ड पे डिस्प्ले किया, भैया बिल्डिंग में हर जगह लगा दो, और रात के लिए भी एक्टिवेट कर दो उसको, रमेश को दे देना रात का काम। तो हेल्पलाइन नंबर राउंड द क्लॉक कर देंगे। जो हेल्पलाइन दिन के लिए है वो पूरा 24 आवर हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक उसकी आपको कोई जरूरत पड़ेगी हेल्पलाइन की, क्योंकि आप तो खुद ही यहीं रहोगे। अगला टारगेट 720 का नहीं है। टारगेट ये है कि इंप्रूव करना है, खुद को मोटिवेट करना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है, फोकस बनाए रखना है, अपनी तरफ से हर प्रयास करना है, और हो सके तो ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। सो आई थिंक आपको अब बस एक सवाल मैं पूछूंगा, उसका जवाब देते ही ये सेशन समाप्त माना जाए। ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है ये आपको क्लासेस में आपके मेंटर्स से करवा दें क्लास वाइज, या मैं वीडियो में अभी रिकॉर्ड करके वीडियो भेज दूं और वीडियो का लिंक भेजूं? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनसे उनकी ओपिनियन जरूर पूछते हैं, लेकिन बच्चों को ये मान के चलना चाहिए उनकी ओपिनियन पूछी जाती है। सो थैंक यू वेरी मच।